8. वहां चारों ओर आग लग चुकी थी। ये क्या हो रहा है शिखा? यहाँ कैसी है? शिखा ने इस बार विश्वास की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिखा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? आग बढ़ती जा रही थी। शिखा के बिना विश्वास उस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं आ पाता। दैत्य ध्रुव ने शिखा को हवन कुंड में डाल दिया था, जिसकी आग विश्वास तक पहुंच चुकी थी। ह्यूमन ध्रुव को धीरे धीरे होश आने लगा था। उधर सुजाता बाबा के सामने एक बार फिर आ खड़ी हुई थी। तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे थी ना पंडित, फिर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गए तुम? मेरी लड़ाई हर उस शक्ति से है जिसका इस्तेमाल मासूमों की जान लेने के लिए होता है। कल तक सिर्फ तुम निर्दोष और मासूम लोगों की जान ले रही थी, लेकिन आज दैत्य ध्रुव भी काली शक्तियों का स्वामी हो चुका है। तुमने अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं सुजाता। ठीक इसी तरह मैंने भी अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं। मेरी मौत का कारण तुम थी। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे अंत वजह मैं बनूंगा। मेरे अंत की वजह बनना चाहते हो तुम पंडित? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो वो है शिखा की चंद सांसें। उसके पूरा होने का समय भी नजदीक आ चुका है। सुजाता ने बाबा के ऊपर अटैक कर दिया। उसकी शक्तियों के आगे बाबा कमजोर था। वो दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया। ध्रुव को ये पाप मत करने दो सुजाता। जिस दिन उसने अपने आप को जान लिया, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। उसे अपनी मौत को गले लगाने की वजह मत दो। अपनी मौत को वो गले लगा चुका है पंडित। अब जिस शक्ति का सामना शिखा कर रही है वो उसका बेटा नहीं, मेरा बेटा है। मैं ये अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा शाकचुन्नी। शिखा जल रही है। वो ठीक उसी तरह जल रही है जैसे कभी मैं जलकर खत्म हुई थी। लेकिन घबराओ नहीं पंडित, वो शाकचुन्नी बनकर वापस नहीं आएगी। तुम्हारी काली शक्तियों का जवाब है मेरे पास शाकचुन्नी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। बाबा ने हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा शाकचुन्नी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही ये मंत्र सुजाता के कानों में पड़े, वो बुरी तरह डर कर पीछे हट गई। हनुमान चालीसा उसके कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़ रहा था। उसने चीखते हुए अपने कान बंद कर लिए। इसे बंद करो पंडित। बाबा रुका नहीं। सुजाता दर्द से तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हनुमान चालीसा उसने जारी रखा। इसे बंद करो, मेरा सिर फट जाएगा। तुम्हारा समय पूरा हुआ सुजाता। नहीं। हाँ सुजाता, ये जिद छोड़ो। ध्रुव को जाने दो। उसे उसकी माँ से मिलने दो। अपनी माँ की जान लेने पर उसे मजबूर मत करो। हनुमान चालीसा के असर से सुजाता गहरी नींद में जाने लगी थी। अब तुम आराम से सो सकती हो। सुजाता की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। ध्रुव, मेरे बच्चे। ध्रुव को भूल जाओ। उसे तुमने बहुत तकलीफ दी है। अब मुझे उसकी मदद करने दो। उसे उसकी माँ से मिलाने दो। एक बच्चे पर इससे ज्यादा जुल्म मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बाबा के मंत्रों का असर विश्वास को भी दिखाई दिया। वहां आग धीमी हो चुकी थी। विश्वास ने देखा ह्यूमन ध्रुव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा था। ध्रुव, पापा, ध्रुव, मेरे बेटे। पापा, मम्मा की जान खतरे में है। दैत्य ध्रुव ने उनकी जान लेने के लिए उन्हें हवन कुंड में डाल दिया है। क्या? लेकिन गीता मासी और बाबा उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मासी उनकी मदद नहीं कर सकती। उनके मंत्र रुके तो हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे, जबकि बाबा को शाकचुन्नी ने रोक रखा है। सुजाता ने? तो आखिर वो भी यहाँ आई गई, लेकिन उसे रोकने के लिए हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हमें इंतजार करना होगा पापा। बाबा ही अब दैत्य ध्रुव को रोक सकते हैं। बाबा जब हॉस्पिटल में पहुंचा तब दैत्य ध्रुव ने शिखा को हवन कुंड में डाल दिया था। बाबा ने मंत्रों के जाप के साथ हवन कुंड में जंप लगा दी थी। वो हर हाल में शिखा की मदद करना चाहता था ताकि विश्वास और ह्यूमन ध्रुव
आजाद हो सके। दैत्य ध्रुव चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। हवन कुंड की आग उसे जला रही थी, लेकिन बाबा ने अपने मंत्रों से शिखा और खुद को जलने से बचा रखा था। ध्रुव, जल्दी चलो यहां से। मम्मा, मम्मा होश में आ रही हैं पापा, आप उन्हें आवाज दीजिए। विश्वास ने आसपास देखा। आग बुझ चुकी थी। हालात पहले से बेहतर हो रहे थे। शिखा, क्या तुम यहाँ हो? कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जवाब दो शिखा, जल्दी करो। विश्वास, सभी खतरे टल चुके हैं। तुम ध्रुव को लेकर उस दिशा में भागो जिधर से तुम आए थे। इस कैद से तुम्हें अपने आप आजादी मिल जाएगी। विश्वास ने शिखा की बात सुनते ही ध्रुव का हाथ थाम लिया। उन दोनों ने पूरी एनर्जी के साथ शिखा के बताए डायरेक्शन में दौड़ लगा दी। मजबूती से हाथ थामे रखना बेटा, मैं इस बार तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं पापा। ह्यूमन ध्रुव ने कहा और विश्वास के साथ एक लंबी जंप लगा दी। देखते ही देखते वो दोनों गायब हो गए। हॉस्पिटल में परेशान खड़ा दैत्य ध्रुव गीता की ओर बढ़ गया। आपको ये विधि रोकनी होगी मासी। दैत्य ध्रुव ने गीता की गर्दन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वहां एक चमत्कार हुआ। ह्यूमन ध्रुव वहां आ चुका था। उसने आते ही दैत्य ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। हेलो ब्रदर। दैत्य ध्रुव ने ह्यूमन ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में मौत नाचने लगी थी। चूहे बिल्ली का खेल खत्म ब्रदर। जिसकी शुरुआत तुमने की थी उसे अंजाम तक पहुंचाने का समय आ चुका है। पापा, आप मम्मा को संभालो, मैं इसे देखता हूँ। ह्यूमन ध्रुव ने इतना कहा और दैत्य ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल के बाहर चला गया। शिखा, क्या तुम ठीक हो? शिखा ठीक है विश्वास। बाबा ने अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया है। क्या मतलब? शिखा को बचाने के लिए बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगा दी। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। गीता की बात सुनकर विश्वास की आंखों में आंसू आ गए। तभी लड़खड़ाते हुए सुजाता वहां आ गई। विश्वास बाबू, विश्वास और गीता का ध्यान सुजाता की ओर गया। विश्वास बाबू, मुझे माफ कर दो। माफी? किस बात की माफी मांग रहे हो तुम सू? किस किस गुनाह के लिए मैं तुम्हें माफ करूं? तुमने हर कदम पर गलत काम किया है। मासूम लोगों की जान ली है, निर्दोष लोगों को सताया है। तुमने तो अपने बेटे को ही नहीं छोड़ा सू, उसे भी अपना शिकार बना लिया। गीता मासी और बाबा की जान तो तुम पहले ही ले चुकी हो। शिखा को जान से मारने में भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिखा को कुछ नहीं होगा विश्वास। मैं ध्रुव को भी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उनके इस जंग को भी रोक देती हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है सू। ह्यूमन ध्रुव तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। दैत्य ध्रुव का आज अंत हो जाने दो। दैत्य ध्रुव के मरने के बाद इंसानी ध्रुव के पास भी कुछ नहीं बचेगा विश्वास बाबू। इंसानी ध्रुव को हासिल करने के लिए उन दोनों को जिंदा रहना जरूरी है। झूठ बोल रही हो तुम। ह्यूमन ध्रुव को दैत्य ध्रुव की कोई जरूरत नहीं है। तभी शिखा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दी। विश्वास, शिखा, उन दोनों को रोको विश्वास। हाँ विश्वास बाबू, रोकियो नहीं। इससे पहले कि इंसानी ध्रुव दैत्य ध्रुव की जान ले ले, उसे रोक लीजिए। मैं वादा करती हूँ, अब कभी भी दोनों भाइयों के बीच दीवार बनकर नहीं आऊंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। उधर ह्यूमन ध्रुव दैत्य ध्रुव की काली शक्तियों को मिटा रहा था। दैत्य ध्रुव की शक्तियां ह्यूमन ध्रुव की शक्तियों के आगे कमजोर थीं। ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है ब्रदर। बुरी शक्तियों पर मेरी शक्तियां भारी हैं, इसीलिए हैरान हो रहे हो ना तुम। बरसों से मेरी शक्तियां इकट्ठा हो रखी थी, इसीलिए आज तुम मेरे सामने मजबूर हो। नहीं। दैत्य ध्रुव अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। एक राज की बात बताऊं मैं तुम्हें दोस्त। हम दोनों अगर मिल जाते तो सुजाता माँ को उनके गलत इरादे में आगे बढ़ने से रोक लेते। दैत्य शक्तियों की वजह से वो नहीं, तुम हो। अगर तुमने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया होता तो मुझे जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी ह्यूमन ध्रुव और दैत्य ध्रुव की लड़ाई के बीच शिखा आ गई। रुक जाओ बच्चों। शिखा को देखकर वो दोनों रुक गए। विश्वास, सुजाता और गीता भी वहीं आ गए थे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे का खून बहाओ। मैंने और तुम्हारे पापा ने अपनी जान की बाजी इसलिए नहीं लगाई थी। इस लड़ाई को खत्म करो। सुजाता ने हमसे वादा किया है कि वो तुम दोनों को अलग करने की जिद नहीं करेगी। ह्यूमन ध्रुव ने दैत्य ध्रुव को छोड़ दिया। मेरा शरीर कहाँ है सुजाता माँ?
अगर आप मेरा बचपन लौटा दें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस देती हूँ ध्रुव। अपने शरीर को पाते ही तुम्हारा बचपन तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी होंगी। अगर शाक चुन्नी और दैत्य ध्रुव का खतरा नहीं होगा तो फिर किसी भी शक्ति की मुझे क्या जरूरत। सुजाता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली और अपने पीछे ह्यूमन ध्रुव का शरीर छोड़कर दैत्य ध्रुव के साथ गायब हो गई। तीन महीने बाद रात के करीब 9 बज रहे थे। शिखा और 4 साल का ध्रुव अपने रूम में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। 8, 9, 10। मैं आ रही हूँ ध्रुव। शिखा ने ध्रुव को ढूंढते हुए बेड के नीचे देखा। वो वहां नहीं था। उसने सोफे, दरवाजे और विंडो के पास भी देखा, लेकिन ध्रुव वहां भी नहीं था। तब शिखा उसे देखने के लिए अलमारी के पास गई। उसे अलमारी में किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। शिखा ने आगे बढ़कर जल्दी से अलमारी का गेट खोल दिया। अलमारी में सुजाता और ध्रुव एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। सुजाता के जले हुए काले चेहरे पर ध्रुव अपना हाथ फिरा रहा था। ध्रुव की नजरें शिखा से मिली और देखते ही देखते उसका चेहरा भी सुजाता की तरह जलकर काला और भयानक हो गया। शाक चुन्नी का आतंक खत्म हो चुका है, ऐसा सोचना शिखा की सबसे बड़ी गलती थी। इसकी 2 वजह थी जिस पर उसने कभी गौर नहीं किया था। पहली वजह थी ये जानना कि सुजाता ही क्यों बनी, जबकि आज के दौर में हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सच्चा प्यार एक दूसरे से बिछड़ रहा है। दूसरी वजह थी शाक चुन्नी का मकसद। उसका मकसद अगर विश्वास था तो फिर ध्रुव के पीछे वो क्यों पड़ी, और अगर उसका मकसद ध्रुव था तो फिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा। यही 2 सवाल लेकर शिखा एक नए सफर पर निकल चुकी थी। 50 साल पहले रात के करीब 3 बज रहे थे। उस दिन दिल्ली में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली के बॉर्डर पर बहती यमुना नदी का शोर रात के सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रहा था। कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं, लेकिन मालूम होता था कि उस रात दिल्ली शहर को सालों बाद नींद आई थी। तभी नदी के उस शोर में एक कार के रुकने की आवाज आई। जल्दी करो, यहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। रेनकोट पहने प्रेमनाथ कार से बाहर आ चुका था। दूर दूर तक कोई आदमी या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। इस भयानक मौसम का हमें बहुत फायदा होने वाला है प्रेमनाथ। ये लाश पुलिस को तो क्या, जानवरों को भी नहीं मिलेगी। बकवास बंद करो और इसे उठाने में मेरी मदद करो। प्रेमनाथ ने कार की डिग्गी खोली। फिर दोनों ने बोरी में बंद लाश को उठाया। यमुना की धारा अपने बंगले की ओर ही है प्रेमनाथ, कहीं ये वहीं जाकर किनारे ना लग जाए। तुम अपना मुंह बंद रखोगे या तुम्हारा इस लाश को देखकर दिमाग खराब हो गया है। विजेंद्र उसके बाद कुछ नहीं बोला। दोनों उस लाश को उठाकर भयानक रूप से बहती यमुना के करीब पहुंच गए। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है, जोर लगाकर फेंकना ताकि ये पानी में बहता हुआ दूर तक निकल जाए। पानी का बहाव तेज था, इतना तेज कि अगर उनमें से किसी का पैर फिसलता तो वो भी लाश के साथ पानी में बहता हुआ चला जाता। दोनों ने उस बोरे को कुछ देर तक हाथ में लेकर झुलाया, फिर पूरी ताकत लगाकर उसे नदी के बीच में फेंक दिया। अगले ही पल वो लाश पानी में गायब हो गई। काम पूरा होते ही दोनों दौड़कर कार के पास पहुंचे, कार स्टार्ट की और फिर देखते ही देखते अंधेरे में आगे बढ़ गए। तभी कार की बैकलाइट में एक साया दिखा। उसने प्रेमनाथ और विजेंद्र की सारी हरकतें देख ली थीं। वर्तमान दिन सुबह के 6 बज रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर ब्लैक मर्सिडीज कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी।
कार में एक कपल बैठा हुआ था। खन्ना साहब का बंगला यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। सीधा बंगले पर जाना ठीक होगा? ऑफ कोर्स। शेखर ने अपनी कार खन्नाज विला के ठीक सामने रोकी। खन्नाज विला एक पुराना बंगला था जिसकी बाहरी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। जर्जर हो चुके उस मकान की दरारों से पौधे उगाए थे। बंगले के बाहर ही एक चौकीदार खड़ा था। ठंड की वजह से उसने शॉल ले रखा था और मुंह पर मफलर भी लपेट रखा था। शेखर ने देखा वो धीरे धीरे कांप रहा था। सलाम साहब। बंगले की साफ सफाई हो गई? नहीं साहब, चाहता तो भी मैं नहीं कर पाता। मेरे को माफ कर दीजिए साहब। क्यों, तुमने बंगले की साफ सफाई क्यों नहीं की? मैंने फोन पर बताया तो था कि हम सुबह ही आ रहे हैं। मेम साहब, ये बंगला 50 साल से बंद है। भूतिया होने की वजह से इसे आज तक किसी ने नहीं खरीदा। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? देखो, ये फालतू की भूतिया कहानी किसी और को सुनाना। मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत मेरे हिसाब से करूँगा। 1 घंटा है तुम्हारे पास, चाहे पूरा बंगला अकेले साफ करो या किसी मजदूर को बुला दो। बंगला मुझे साफ चाहिए। साहब, हमें माफ करो। आप मेरी शिकायत मेयर साहब को कर दो, लेकिन मैं इस बंगले के अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है। ये लीजिए बंगले की चाबी और मुझे इजाजत दीजिए। चौकीदार नहीं माना। उसने शेखर के हाथ में चाबियों का गुच्छा थमाया और जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। विशाखा और शेखर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बंगले की ओर कुछ देर तक देखते रहे। यही बंगला है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। शेखर इतना कहकर आगे बढ़ गया, लेकिन विशाखा वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? शेखर, मुझे डर लग रहा है। वो चौकीदार भी वही सारी बातें कह रहा था जिसे सुनकर हम यहाँ आए हैं। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है विशाखा। इतनी दूर से आना बेकार नहीं किया। और जबकि ये कन्फर्म हो ही चुका है कि यह बंगला भूतिया है, तो फिर इसके पीछे की पूरी कहानी हम जानकर ही रहेंगे। तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी का राज भी यहीं से जुड़ा है विशाखा, ये मत भूलो। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो। शेखर विशाखा का हाथ पकड़कर बंगले के अंदर दाखिल हो गया। सालों तक बंद होने की वजह से बंगले के अंदर गंध भर चुकी थी। दरवाजा खोलते ही शेखर और विशाखा खांसने लगे थे। मुंह पर कपड़ा बांध लो। यहाँ की हालत देखकर लगता है कि यहाँ सालों तक कोई नहीं आया। दीवारें देख रहे हो यहाँ की, काली और जली हुई। शहर के सबसे दौलतमंद बिजनेसमैन विजय प्रताप सिंह का बंगला ये। ऐसा लगता है जैसे बंगले का एक एक सामान बिल्कुल वैसे ही अपनी जगह है। ना एक सामान यहाँ से बाहर गया है और ना ही कोई नया सामान अंदर आया है। विशाखा और शेखर चलते हुए दीवार के पास आए। वहां बड़ी बड़ी सीलिंग को छूती हुई तस्वीरें लगी थी। इस पर किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये ज़रूर विजेंद्र प्रताप सिंह होंगे और बाकी उनके परिवार वाले। अगर नाम नहीं लिखा तो फिर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि विजेंद्र प्रताप है और बाकी के लोग उनके परिवार वाले? हम कुछ भी पहले से मानकर नहीं चल सकते शेखर। ओके, यू हैव अ पॉइंट। विशाखा स्टेयर्स की ओर बढ़ गई। वहां भी कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। विशाखा एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। शेखर, ये तस्वीर देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? शेखर ने उस तस्वीर को गौर से देखा। ये एक 16-17 साल की लड़की की पेंट की हुई तस्वीर थी। देखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी। पेंटिंग में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। लेकिन मुझे ये चेहरा कुछ देखा देखा सा लगता है। एनीवे, विशाखा आगे बढ़ी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स अब उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थीं। तस्वीरें भी आम नहीं थीं। उन पेंटिंग्स को बनाने वाला अपने समय का बहुत बड़ा कलाकार रहा होगा। इतनी जिंदा पेंटिंग्स हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। अभी विशाखा और शेखर बंगले की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे कि बाहर से शोर शराबे की आवाज आई। विशाखा और शेखर दौड़कर बाहर गए। बाहर आकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बाहर कोई भी नहीं था। आवाज़ तो यहीं से आई थी ना? हाँ, आवाज तो यहीं से आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़ाई चल रही हो। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ की साफ सफाई का क्या करें? चौकीदार तो छोड़कर भाग गया। मेरी बात मानो तो यहाँ किसी साफ सफाई की ज़रूरत नहीं है। खाने और सोने का बंदोबस्त हम बाहर से कर लेते हैं। यहाँ रहे बिना हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इतनी देर में ही
हमने यहाँ जो देखा है उसके बाद रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं, लेकिन मैं कुछ देर और यहाँ रुकना चाहूँगी। मुझे लगता है ऊपर के रूम में हमें कुछ मिल सकता है। शेखर और विशाखा वहां हो रही अजीब चीजों को इग्नोर कर फिर बंगले में दाखिल हो गए। विशाखा की नजर फर्स्ट फ्लोर की तरफ थी। स्टेयर्स पर चढ़ते हुए ही उन्हें बाहर शोर शराबे की आवाज सुनाई दी थी। जैसे ही विशाखा और शेखर स्टेयर्स पर चढ़ने लगे, उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे उस पर जानलेवा हमला हुआ हो। कोई मुसीबत है शेखर? विशाखा और शेखर एक बार फिर दौड़कर बाहर आए, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकला। बाहर कोई नहीं था। शेखर, मुझे लगता है कोई है जो हमें ऊपर नहीं जाने देना चाहता। विशाखा, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर से होकर आता हूँ। नहीं शेखर, मैं ऊपर जाती हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है, लेकिन अलर्ट रहना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम तुरंत ऊपर आ जाना। ये अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। विशाखा और शेखर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल से जुड़ गए। विशाखा ने और समय बर्बाद नहीं किया। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। ये देख रहे हो शेखर? विशाखा शेखर को एक पेंटिंग दिखा रही थी जिसके नीचे लाल रंग का दाग लगा हुआ था। क्या वो कलर है विशाखा? विशाखा ने उसे अपनी उंगलियों से छू कर देखा, फिर अपनी नाक के पास लेकर उसे सूंघा। शेखर, ये खून के छींटे हैं। व्हाट? विशाखा, तुम नीचे आ जाओ, मुझे वहां देखने दो। मैं शायद ठीक से पहचान सकूं कि वो ब्लड है या फिर पेंट। ये खून ही है शेखर। उसी समय जोर जोर से हंसने की आवाज वहां गूंज उठी। विशाखा ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा। ये आवाज वहीं एक पेंटिंग से आ रही थी। हाँ शिखा, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। तुमने क्या सोचा, नाम बदल लेने से तुम दोनों की पहचान बदल जाएगी? आवाज सुजाता की थी। शिखा को यह पहचानने में देर नहीं लगी, और उस अजनबी शहर में भला सुजाता के अलावा उसे और कौन पहचान सकता था। तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी सच है। यही जगह है जहां तुम्हारी हत्या होगी, लेकिन साथ ही यही वो जगह है जहां से तुम्हें बचने का रास्ता भी मिल सकता है। शिखा शॉक्ड थी। उसके देखते ही देखते वहां की सारी पेंटिंग्स एक भयानक हंसी हंसने लगी थी। शिखा और विश्वास एक नए नाम के साथ जी रहे थे। शिखा ने अपना नाम बदलकर विशाखा कर लिया था, जबकि विश्वास ने अपना नाम बदलकर शेखर कर लिया था। वे दोनों 50 साल से बंद पड़े एक बंगले को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि अचानक विशाखा को बंगले की सारी पेंटिंग्स हंसती हुई दिखाई देने लगी थीं। विशाखा, क्या तुम ठीक हो? शेखर दौड़ते हुए बंगले के अंदर की ओर भागा। हंसती हुई पेंटिंग्स फिर नॉर्मल हो चुकी थीं। विशाखा को रोते हुए देख शेखर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। शेखर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। रिलैक्स विशाखा, यहाँ सबको ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? ये पेंटिंग, ये मुझसे बातें कर रही थी शेखर। इसने मेरा नाम लिया था, इसे सब कुछ पता है हमारे बारे में। ये तुम क्या कह रही हो विशाखा? हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर ये पेंटिंग, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं शेखर, इस पेंटिंग ने मुझसे कहा कि मेरी हत्या की भविष्यवाणी सही है और इसी बंगले से मुझे अपनी हत्या से बचने का रास्ता मिलेगा। सबसे पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो, हम कार में चलकर बात करते हैं। शेखर जब विशाखा को लेकर बंगले से बाहर आने लगा, तब पीछे लगी पेंटिंग्स उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी थीं। शेखर ने विशाखा को पीने के लिए पानी दिया। विशाखा, हमें भूलकर भी इस बात को मेंशन नहीं करना है कि हम कौन हैं। मेरा और तुम्हारा असली नाम क्या है, किस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। इससे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा विशाखा। हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना है, फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी भयानक क्यों ना हो। सुजाता हमारे सामने नहीं आएगी। अगर उसे आना होता तो वो ध्रुव को लेकर गायब नहीं होती। लेकिन शेखर, ध्रुव को गायब हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। इन 6 महीनों में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए।
6 महीनों का हासिल यही है विशाखा कि हम इस बंगले तक पहुंच चुके हैं। अब जबकि गीता मासी और बाबा का कोई पता नहीं है तो कोई सुपर नेचुरल पावर हमारे साथ नहीं है, तो हमें इस तरह आगे बढ़ना होगा। यह बंगला ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा विशाखा। इस बंगले से जुड़ी कहानी, यहाँ रहने वाले लोग और हमारी असली पहचान, ये तीनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे हमें उतनी आसानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स? आई एम सॉरी शेखर, मेरी वजह से पहले ही दिन सब कुछ बर्बाद हो जाता। डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमें अब शेखर और विशाखा बनकर ही इस पूरी कहानी को जानना है। हमारा प्लान अब भी वही है। इसे मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए दोहरा रहा हूँ विशाखा। सबसे पहले हमें यह जानना है कि बंगला तुम्हारी हत्या की भविष्यवाणी से कैसे जुड़ा है। ध्रुव कहाँ है? हमें हर हाल में यही प्रे करते रहना है कि ये सब कुछ सुजाता से जुड़ा हुआ ना हो। विशाखा शेखर की बात सुनकर बस हाँ में सिर हिलाती रही। उसके चेहरे पर परेशानी अब भी साफ झलक रही थी। देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ कि चौकीदार ने बंगले की साफ सफाई नहीं की, वरना वो ना जाने कौन से सुराग साफ कर देता। अभी हम होटल चल रहे हैं, शाम को फिर आएंगे। शेखर ने कार स्टार्ट की और उसे होटल की तरफ घुमा दिया। कार आगे बढ़ी ही थी कि विशाखा को रियर व्यू मिरर से पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। विशाखा ने झट से पीछे मुड़कर देखा, वो साया अब गायब हो चुका था। विशाखा ने शेखर से इस बारे में कुछ नहीं कहा। शेखर और विशाखा होटल पहुंच चुके थे। कार के रुकते ही एक बूढ़ी औरत पास आकर खड़ी हो गई। भूख लगी है बेटा, कुछ दे दो। दिल्ली और यहाँ के बेगर्स, हर एज के लोगों के लिए टॉप क्लास जॉब बन चुका है। रिटायरमेंट के बाद भी इनकम चलती रहती है। शेखर ने एक कॉइन उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। उस बूढ़ी औरत ने फिर विशाखा की तरफ देखा। उस बंगले से दूर रहो बेटा, वो बहुत खतरनाक है। जो मौत का तांडव पिछले 50 साल से रुका हुआ है, उसे फिर से शुरू मत करो। विशाखा ये बात सुनकर सहम गई। शेखर का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। आपको बंगले के बारे में कैसे पता? कौन है आप? क्या आप हमारा पीछा कर रही हैं? पीछा तो तुम दोनों मेरा करते हुए इस शहर तक आए हो। शेखर और विशाखा जल्दी जल्दी अपनी सीट बेल्ट निकालने लगे। फिर जैसे ही वे कार का दरवाजा खोलकर बाहर आए, बूढ़ी औरत वहां से कहीं गायब हो गई। ये कहाँ चली गई? विशाखा ने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई। वो बूढ़ी औरत एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। मैं कार पार्क करके आता हूँ, तुम इसे रोक कर रखना। शेखर वापस कार में बैठ गया। इधर विशाखा चलते हुए पेड़ के पास आ गई। आपको हमारे बारे में और उस बंगले के बारे में कैसे पता? कौन है आप? विशाखा ने गौर से उस बूढ़ी औरत की ओर देखा। उसका चेहरा झुर्रियों और दाग से भरा हुआ था। मुंह में एक भी दांत नहीं था। हाथ में पतली सी स्टिक लिए वो लगातार कांप रही थी। शरीर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। उस बंगले की कहानी बहुत भयानक है बच्चे। अपनी मौत को दावत देने जैसा है उस बंगले में जाना। विशाखा उसकी बात बेहद गौर से सुन रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। मौत से अब डर नहीं लगता बूढ़ी अम्मा? कुछ और बताइए, आपने हमारे बारे में कैसे जाना? कल रात मैं उस चौकीदार से मिली थी। उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुमसे वहीं मिलने वाली थी, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँची तुम कार में बैठकर यहाँ आ गई। विशाखा समझ गई। बंगले से निकलते समय जो साया उसे दिखा था वो कोई और नहीं, यही बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत बार बार उस तरफ देखती जिधर शेखर कार पार्क करने के लिए गया था। ऐसा क्या है उस बंगले में जो आप हमें वहाँ ना जाने के लिए कह रही हैं? वहाँ कई आत्माओं का वास है बेटा। कई हत्याएं वहाँ हो चुकी हैं। सब इतनी भयानक और दरिंदगी से भरी हुई कि अगर तुम जान जाओ तो तुम्हारी रूह कांप उठे। हत्या? लेकिन किसकी हत्या? किसने मारा उन्हें? प्रेमनाथ के परिवार की हत्या। उसके पूरे खानदान को एक एक करके खत्म कर दिया गया। एक गुनाह छुपाने के लिए
पुलिस और नेताओं को भर भर के घूस खिलाया गया। एक तरफ रिश्वत की कीमत बढ़ती गई, दूसरी तरफ दरिंदगी बढ़ती गई। कैसी दरिंदगी? और ये प्रेमनाथ कौन है? है नहीं, था। इतनी दरिंदगी के बाद उसका जीना असंभव नहीं था। अभी उस बूढ़ी औरत ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी शेखर वहां आ गया। शेखर को आते देख वो बूढ़ी औरत तुरंत वहां से हड़बड़ाते हुए भाग गई। सुनिए, आगे तो बताइए, क्या हुआ था उस बंगले के अंदर? किसकी हत्या हुई है वहाँ? विशाखा की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसकी ओर ही देखने लगे थे। विशाखा, धीरे बोलो, लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। विशाखा ना चाहते हुए भी चुप हो गई। क्या हुआ? क्या कह रही थी वो बूढ़ी औरत? उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, वो बोलते बोलते रुक गई। शायद तुम्हें देखकर चली गई। क्या कहा उसने? बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी वो। मुझे डर लग रहा है शेखर, कहीं वही पुरानी घटनाएं फिर शुरू ना हो जाए, कहीं फिर वही सब शुरू ना हो जाए जिससे छुटकारा पाने के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा क्या कह दिया उस बूढ़ी औरत ने? शेखर, वो बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि उस बंगले में कई आत्माएं कैद हैं। उस बंगले में उनकी हत्या वहीं हुई है। किसी प्रेमनाथ के बारे में वो बता रही थी। मैं अभी पूछ ही रही थी ये सब कि प्रेमनाथ कौन है कि तुम आ गए और फिर वो चली गई। प्रेमनाथ? क्या हुआ शेखर, क्या तुम प्रेमनाथ को जानते हो? शेखर कुछ देर सोच में डूबा रहा, जैसे उसे विशाखा की आवाज सुनाई ही ना दी हो। शेखर, आर यू ऑल राइट? विशाखा, अब धीरे धीरे मेरे दिमाग के जाले साफ हो रहे हैं। धीरे धीरे मुझे पूरी कहानी समझ में आ रही है। मुझे पता चल गया है कि वो बूढ़ी औरत मुझे देखकर यहाँ से भाग क्यों गई। जिस बात का हमें डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशाखा, बात क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन है प्रेमनाथ? और वो बूढ़ी अम्मा तुम्हें देखकर भाग क्यों गई? प्रेमनाथ विश्वास का बाप है विशाखा। व्हाट? विशाखा ये सुनकर हिल गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शेखर? प्रेमनाथ तुम्हारे पिता का नाम था? ये कोई और भी तो हो सकता है जिसका नाम प्रेमनाथ हो। दुनिया में प्रेमनाथ नाम के बहुत से लोग हैं। नहीं विशाखा, अगर ये बूढ़ी औरत मुझे देखकर भागी ना होती तो शायद मैं भी यही सोचता। तो क्या इसीलिए तुम नाम छुपाकर यहाँ आए थे शेखर? तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो विश्वास। वो बंगला तुम्हारा है और ये शहर भी तुम्हारा है जहाँ तुम्हारा बचपन बीता। लेकिन मेरी उम्र 50 साल नहीं है, मैं 32 साल का हूँ। मेरे जन्म के 18 साल पहले क्या हुआ था मुझे कैसे मालूम होगा? ना तो मैं यहाँ पहले कभी आया हूँ और ना ही मेरा बचपन यहाँ गुजरा। विशाखा, मुझ पर शक करना बंद करो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी इस बंगले से कैसे जुड़े हैं। एंड प्लीज डोंट कॉल मी बाय दैट नेम। विश्वास प्रेमनाथ का बेटा है, वही प्रेमनाथ जिसके रॉयल बंगले में इस समय शिखा और विश्वास रहने आए थे। प्रेमनाथ के बारे में जानकर शिखा के तो होश ही उड़ गए। उसे शक होने लगा था कि नाम बदलने के पीछे विश्वास का यही रीजन रहा होगा। शेखर, हम होटल में नहीं बंगले में रहेंगे। अब जो भी सच्चाई है उसका सामना हमें फेस टू फेस करना होगा। मेरी मौत की भविष्यवाणी तो हो चुकी है, फिर डर किस बात का है? बात को समझने की कोशिश करो विशाखा। वहाँ किस तरह की मुसीबतों से हमारा सामना होगा हम नहीं जानते। इस कहानी में कुछ नए किरदार जुड़ गए हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बेहतर यही होगा कि हम पहले बंगले और पिताजी की बीती जिंदगी के बारे में जान लें, फिर अगला स्टेप लें। यही जानने के लिए मैंने बंगले में रुकने का डिसीजन लिया है शेखर। एंड प्लीज कोऑपरेट मी। हम कल से बंगले में रहेंगे। शेखर ने फिर विशाखा को रोकने की कोशिश नहीं की। बूढ़ी औरत ने आते ही प्रेमनाथ का नाम ले लिया था, जिससे पूरी कहानी विश्वास के आसपास घूमने लगी थी। विशाखा ना चाहते हुए भी उसे शक की निगाह से देखने लगी थी। शेखर डिनर करने के बाद सो गया था, लेकिन विशाखा को नींद नहीं आ रही थी। वो खुली हवा खाने के इरादे से खिड़की के पास आ गई। उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पर ही था। तभी विशाखा को खिड़की से वही बूढ़ी औरत दिखी जो न जाने कब से उसकी ओर ही देख रही थी। अचानक से नजर मिलाते ही वो डर गई। बूढ़ी औरत बिना पलकें झपकाए विशाखा को घूर रही थी। यहाँ क्या कर रही है? विशाखा ने चेक किया। शेखर गहरी नींद में सो रहा था। उसने होटल का रूम लॉक किया और बाहर आ गई।
बूढ़ी औरत एक पेड़ के पास खड़ी थी। विशाखा उसके नजदीक पहुंची। आप दोपहर में शेखर को देखकर भाग क्यों गई? बूढ़ी औरत कुछ ना बोली, बस वो धीरे से पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझ पर एक साथ कई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा बेटा 6 महीने से लापता है। मुझे शक है कि किसी शाक चुन्नी ने उसे उठा लिया है। वो पहले भी मेरे बेटे को मुझसे छीन चुकी है। क्या हुआ था तुम्हारे बेटे के साथ और तुम यहाँ क्यों आई हो? ये 6 महीने पहले की बात है बूढ़ी अम्मा। एक रात मैं उसके साथ आइस पाई खेल रही थी, तब मुझे एक बुरी शाक चुन्नी उसके साथ दिखी थी। उसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया था। उस दिन तो मैंने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब हम फिर आइस पाई खेल रहे थे तब मेरा बेटा ध्रुव छुपा हुआ था और मैं उसे ढूंढ रही थी। वो मुझे कमरे में कहीं नहीं मिला। उस दिन से आज तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उसे ढूंढते हुए मैं शहर में आई हूँ। शक चुन्नी नहीं, वही तुम्हारे बेटे को नहीं ले गई होगी। आप शाक चुन्नी को जानती हैं? इसमें जानने या ना जानने वाली बात क्या है बेटा? लेकिन तुम ये बताओ, ये शक चुन्नी से तुम्हारा क्या रिश्ता? बूढ़ी औरत के सवाल का जवाब देने से पहले विशाखा रुक गई। शाक चुन्नी की कहानी बताने के लिए इसे तो मेरी और विश्वास की कहानी बतानी पड़ेगी। किस सोच में पड़ गई तुम? क्या नहीं बताना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बूढ़ी अम्मा। दरअसल मेरे दिमाग में दोपहर से एक बात चल रही है। प्रेमनाथ कौन है और उसका इस बंगले से क्या लेना देना? प्रेमनाथ का बंगला नहीं था वो बंगला रवि साहब का था। प्रेमनाथ ने तो उनकी हत्या करके बंगले पर कब्जा कर लिया था। रवि हत्या? तो क्या पूरी कहानी इस रवि बाबू की इस हत्या से शुरू हुई है बूढ़ी अम्मा? रवि बाबू बहुत अच्छे इंसान थे, दूसरे को भला करने वाले। अपनी तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते थे। बूढ़ी अम्मा, मेरे यहाँ आने की वजह एक भविष्यवाणी है। उस बंगले में मेरी हत्या की भविष्यवाणी। गीता मासी ने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं है। यहाँ का पता हमें उनसे ही मिला। उनका कहना था कि हम सबकी कहानी इसी बंगले से जुड़ी हुई है। रवि बाबू की हत्या से ये बंगला प्रेमनाथ का कैसे हो गया? बताती हूँ। बंगले में तुम्हारी हत्या होने वाली है, ये बात जानकर भी तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी मासी ठीक कहती है, यहाँ तुम्हारी हत्या हो सकती है। कई हत्याएं यहाँ हुई हैं, तो फिर तुम्हारी हत्या होनी कौन सी बड़ी बात है? मुझे मेरी हत्या का डर नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे ध्रुव से मतलब है। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे शाक चुन्नी के कब्जे से जरूर छुड़ाऊंगी। तो क्या तुम अपनी मौत टालने नहीं आई? बूढ़ी औरत इतना कहकर वहां से फिर जाने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? बताइए तो सही। रवि बाबू की हत्या के बाद वो बंगला प्रेमनाथ का कैसे हुआ? क्या रिश्ता था प्रेमनाथ और रवि बाबू का? लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं रुकी। ये औरत है, बात करते करते फिर चली गई। बूढ़ी औरत के जाते ही शेखर वहां आ गया। विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तो इसलिए बूढ़ी अम्मा फिर भाग गई। विशाखा, कहाँ खोई हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शेखर बाबू, वो बूढ़ी अम्मा आई थी। मैं उससे बात कर रही थी, लेकिन आपके आ जाने की वजह से बातचीत फिर अधूरी रह गई। इस बूढ़ी अम्मा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? एक पाँव तो उसके वैसे भी कब्र में है। तो प्रॉब्लम जरूर होगी, तभी तो बातचीत अधूरी छोड़कर चली जाती है। क्या कह रही थी वो? तुम्हारे पिताजी ने रवि बाबू नाम के किसी आदमी को मारकर रॉयल बंगले पर कब्जा किया था, ऐसा उस बूढ़ी अम्मा ने बताया। लेकिन मुझे बात सिर्फ बंगले की नहीं लग रही, इसके पीछे और भी कोई वजह है। शेखर, हमें प्रेमनाथ और रवि बाबू की कहानी जाननी होगी। आखिर क्या हुआ था 50 साल पहले, जिसका अंजाम मैं और मेरा बेटा भुगत रहे हैं? वो कौन सी कड़ी है जिससे हम रवि बाबू और प्रेमनाथ से जुड़ रहे हैं? प्रेमनाथ तो मेरे पिताजी हैं, उनसे तो हम जुड़े होंगे ही। प्रेमनाथ रवि बाबू का हत्यारा है शेखर, और प्लीज उसे अपना पिता मत कहो। वो विश्वास के पिता थे और तुम शेखर हो। तुमने ही कहा है कि भूल कर भी हमें अपना असली नाम यहाँ नहीं लेना। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी हर बात तो मान रहा हूँ विशाखा। हम वो बंगला खरीद ही चुके हैं,
तुम चाहती हो तो कल से हम बंगले में ही रहेंगे। ये रवि और पिताजी की क्या कहानी है ये हम पता लगा लेंगे। कैसे? क्योंकि पुलिस की मदद हम ले नहीं सकते। 50 साल पहले इस केस को दबाने के लिए वैसे भी बहुत रिश्वत खिलाई गई है। वहाँ से हमें कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। विशाखा, कई बार हमें वहीं से कुछ काम का मिल जाता है जहाँ से उम्मीद सबसे कम होती है। कल हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर बंगले की असली कहानी हमें बंगले के अंदर से भी तो मिल सकती है। गीता मासी ने हमें यहाँ का पता दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। तो देखना, वो बंगला अपनी कहानी खुद कहेगा। भले आज 50 साल गुजर गए हों, लेकिन वो बंगला अब भी 50 साल पहले के वक्त में ही रुका है। ये 50 साल उसके लिए एक अंधेरी रात की तरह गुजरा है। विशाखा और शेखर होटल की तरफ बढ़ गए। पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी बूढ़ी औरत ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। पुलिस स्टेशन, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बेटा। रवि बाबू की जिंदगी उनके लिए शराब थी, जिसे वे मरने के 50 साल बाद भी भुगत रहे हैं। अगली सुबह विशाखा और शेखर भेष बदलकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो फेक रिपोर्टर बन के वहां पहुंचे थे। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें 50 साल पुरानी रवि बाबू की फाइल थमा दी गई। दोनों स्टोर रूम में बैठे फाइल को गौर से देख रहे थे। यहाँ तो उनकी मौत पानी में डूब जाने की वजह से बताई गई है। मर्डर बताया होता तो केस उसी वक्त सॉल्व हो गया होता। शेखर, मुझे लगता है कि हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और भी फाइल होनी चाहिए जिसमें प्रेमनाथ का नाम मेंशन हो। उन्होंने कहा कि इस केस से जुड़ी यही एक फाइल है। इसकी हालत भी तुम देख रही हो, पन्नों के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। फोटो भी ठीक से पहचान में नहीं आ रही है रवि बाबू की। विशाखा रवि बाबू की तस्वीर गौर से देखने लगी। लाश की हालत पानी में डूबने की वजह से ऐसी नहीं होती, कैसी इस फोटो में दिखाई दे रही है। इस फोटो में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है विशाखा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। गौर से देखो, पीठ, पेट, हाथ और पैर के निशान, ये टॉर्चर के निशान है शेखर। विशाखा के कहने पर शेखर ने इस तस्वीर को गौर से देखा। हो सकता है पुरानी फोटो होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। टॉर्चर की बात उस बूढ़ी अम्मा ने भी की थी, साथ में ये भी कि रवि बाबू तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे। मोबाइल में इस फाइल की फोटो ले लो, रवि बाबू का फोटो क्लियर लेना। इसके अलावा उन दोनों को रवि बाबू की फाइल से एक और चीज मिली। एक ऐसी चीज जिस पर उनकी नजर फाइल रखने से ठीक पहले पड़ी। क्या ये सिग्नेचर किसी सुनैना नाम की लड़की का है? ये FIR की कॉपी है। रवि बाबू के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई है और नीचे FIR दर्ज कराने वाले का सिग्नेचर है। सुनैना? अब ये सुनैना कौन है? रवि बाबू की वाइफ या फिर उनकी गर्लफ्रेंड? लगता तो यही है। इसका पता हम लगा लेंगे। पुलिस फाइल से सुनैना नाम की एक लड़की का नाम सामने आया था, जिसकी तलाश में विशाखा और शेखर इतनी दूर आए थे, उनका अब तक कुछ पता न चल सका था। इस समय दोपहर के 3 बज रहे थे। आज विशाखा रॉयल बंगले की साफ सफाई करवाने वाली थी। अगले दिन से वे बंगले में ही सोने वाले थे। ये सुनैना के बारे में उस बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा तुमसे? नहीं, 2 बार उससे बात हुई, लेकिन दोनों बार बातचीत पूरी नहीं हो सकी। मैं सोचती हूँ कि उनसे एक बार आराम से मिलकर बात कर लूं। प्रेमनाथ, रवि बाबू, सुनैना और इस बंगले से जुड़े जितने भी किरदार हैं उनके बारे में जान लूं। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? शायद बंगले के आसपास। वहाँ तो हम कल जा रहे हैं ना? नहीं, अब मैं आज ही वहाँ जाऊंगी। बंगले की साफ सफाई मैं अपनी आंखों के सामने ही करवा लेती हूँ। आज तुम होटल में रुको, इससे मेरी बातचीत के बीच में कोई बाधा भी नहीं आएगी। As you wish। लेकिन क्या तुम श्योर हो? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैं श्योर हूँ शेखर, लेकिन जब से ये नाम बदल कर रहने का फैसला तुमने लिया है, तब से मैं कुछ अलग और डरी डरी सी महसूस कर रही हूँ। इस नकली नाम के बोझ को हम ज्यादा दिन तक लेकर नहीं चल पाएंगे शेखर, तुम देखना। शायद तुम ठीक कह रही हो। इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें बंगले पर पहुंच जाना चाहिए। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। फोन पास में रखना, मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा। उधर बूढ़ी औरत अपने घर से निकल रही थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज सुनकर वो दोबारा घर के अंदर भागी। अरे बिटवा, तुम गिर कैसे गए? बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था।
बूढ़ी औरत को रोकने के इरादे से उसने करवट ली थी, लेकिन वो धड़ाम से बेड के नीचे ही गिर गया। वो एक अपाहिज आदमी था जो शायद उस बूढ़ी औरत का बेटा था। इस उम्र में मैं तुम्हें उठा भी नहीं सकती। क्या जरूरत थी बेड से उठने की? चैन से एक जगह नहीं रह सकते? वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगी और शायद जल्दी ही तुम्हें इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। वो लड़का और लड़की उस बंगले में रहने आ गए हैं। रवि बाबू की आत्मा को शांति मिल गई तो शायद तुम्हें भी मौत नसीब हो जाए। बूढ़ी औरत बेड के पास बैठे बैठे ही उसके मरने की प्रार्थना करने लगी। उसका बेटा उसे कहीं भी जाने से रोक रहा था, लेकिन पूरी बॉडी पैरालाइज होने की वजह से बोल नहीं पा रहा था। जाने दे आज हमको बिटवा। इस शहर में उन दोनों का ज्यादा दिन ऐसे भटकना ठीक नहीं। फिर उनको कुछ मालूम भी तो नहीं है। रवि बाबू की हत्या में तुम साथ न दिए होते तो आज हमको ये दिन न देखना पड़ता। बहुत मुश्किल से तुम्हारी जिंदगी बचाई थी रवि बाबू के हाथों। आज रोती हूँ कि ना बचाया होता तो अच्छा था, लेकिन तुम्हारे किए की सजा भी तो तुमको मिलनी थी। अब हमको जाने दो बेटा, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। बूढ़ी औरत के पैरालाइज्ड बेटे ने फिर जिद की। न चाहते हुए भी उसे रुक जाना पड़ा। रुक जाती हूँ, लेकिन देख, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। आज मुझे जाने देता तो उस लड़की से मिलकर तेरे बारे में और रवि बाबू के बारे में बता देती। अगर देर हो गई और उनमें से कोई भी इस बंगले के करीब गया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बूढ़ी औरत अपने बेटे को मनाती रही, लेकिन थक हार कर फिर चुप हो गई। देर रात को उसे अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिला। विशाखा ने होटल उसी दिन छोड़ दिया। दिल्ली आए उन्हें अभी दूसरा दिन ही हो रहा था, लेकिन इस बीच कई इंसिडेंट हो चुके थे। विशाखा देर तक बंगले के बाहर उस बूढ़ी औरत का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। विशाखा का प्लान उस बूढ़ी औरत से मिलने के बाद ही बंगले में रुकने का फैसला करने का था। आज बूढ़ी अम्मा कहाँ रह गई? मुझे लगा अपनी कहानी सुनाने के लिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। अब रात के करीब 11 बज गए थे। बंगले के बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज बढ़ गई थी और ऊपर आसमान में कहीं कहीं तारे दिखाई देने लगे थे। बरसात का मौसम होने की वजह से झिंगुरों की आवाज दूर से आती सुनाई दे रही थी। रह रह के कुत्ते भौंकते तो विशाखा अपनी जगह से उठकर आसपास देखने लग जाती। मासी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आप मेरी हिम्मत, मेरी ताकत थी। आपके बिना मैं कितनी अकेली और डरा हुआ महसूस कर रही हूँ कि मैं ही जानती हूँ। इस बंगले में अकेले रहने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उस बूढ़ी औरत से कहानी जाने बिना यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लगता। आज वो क्यों नहीं आई ये भी मुझे नहीं मालूम। आज मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। कुछ तो इशारा कीजिए मासी, मैं किस ओर आगे बढ़ूं? मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रही हूँ या नहीं? विशाखा थक हार कर वापस बंगले में आ गई। बंगले में घुसते ही वहां की पेंटिंग्स एक बार फिर उसे घूरती हुई महसूस होने लगी। गीता मासी के साथ मिलकर जिस शिखा ने शाक चुन्नी का मुकाबला अकेले किया था, आज वही शिखा गीता मासी के न होने पर विशाखा बन गई थी। डरपोक, डरी और सहमी हुई। एक तो ये बंगला दूसरे घरों से इतनी दूर है कि अगर यहाँ कोई मर्डर हो जाए तो पड़ोसी को कानो कान पता भी ना चले। विशाखा चलते हुए फिर उस पेंटिंग के पास गई जो किसी राजकुमारी की पेंटिंग लगती थी। अब तक उसने सुनैना को नहीं जाना था, लेकिन उसे जानने के बाद जाने क्यों उस पेंटिंग में विशाखा को सुनैना दिखाई देने लगी थी। तुम जरूर सुनैना होगी। इतने बड़े और शानदार बंगले की ओनर इतनी खूबसूरत लड़की को ही होना चाहिए। लेकिन इस बंगले की कहानी है क्या सुनैना? क्या हुआ था इस बंगले के अंदर? क्या रिश्ता था तुम्हारा रवि बाबू के साथ?
विशाखा देर तक उस पेंटिंग के साथ बात करती रही। फिर एकाएक उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आई। मेरा दिमाग भी खराब होने लगा है इस बंगले में आकर। मैं भी क्या इस पेंटिंग के साथ बातें करने में लगी हुई हूँ। तभी अचानक विशाखा को किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। विशाखा शॉक्ड हो उठी। बच्चे के खिलौना लेने की आवाज उसने साफ साफ सुनी थी। कौन है वहाँ? विशाखा चलते हुए उस बच्चे की पेंटिंग के पास आ गई। वो उस पेंटिंग को इस तरह घूरने लगी जैसे अभी वो दोबारा हंसेगा। हंसो, फिर हंसो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? मेरे सामने तुम बच्चे हो अभी। मुझे डराने की कोशिश मत करना। विशाखा ने इतना कहकर उस पेंटिंग को फिर से घूरना शुरू कर दिया। अचानक दूसरी तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। विशाखा इस बार बुरी तरह डर गई। वो लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर गई। फिर चारों ओर से जोर जोर से हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। विशाखा का फोन उसी वक्त बज उठा। वो डरी हुई थी, इसलिए फोन की रिंग का तुरंत जवाब न दे पाई। फोन बजते बजते अपने आप कट हो गया। विशाखा ने अपने कान कसकर बंद कर लिए थे। इस बार फोन बजा तो विशाखा ने उसे तुरंत उठा लिया। फोन शेखर का था। बच्चों के हंसने और रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। हेलो शेखर। विशाखा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? क्या हो रहा है वहां पर? शेखर, यहाँ मैंने तुमसे कहा था उस बंगले में रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं वहां आ रहा हूँ विशाखा। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। गीता मासी के वापस आ जाने तक हम कुछ नहीं करेंगे विशाखा। शेखर अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका था कि दूसरी तरफ से फोन कट हो गया। विशाखा ने देखा पेंटिंग से निकलकर बच्चे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे थे। विशाखा ने देखा उनमें से एक बच्चे की शक्ल बिल्कुल ध्रुव की तरह थी। वो विशाखा के पास आया। ध्रुव, मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ ले जाने आए हो तुम मुझे? आओ तो सही, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहाँ पहुँचने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। क्या तुम्हें जानना नहीं है कि रवि बाबू कौन है, सुनैना कौन है, प्रेमनाथ कौन है, और इन सब का शिखा और ध्रुव से क्या लेना देना? क्या तुम इन सब के बारे में जानते हो? क्या तुम ध्रुव नहीं हो? मैं ध्रुव कैसे हो सकता हूँ? ध्रुव तो इस समय अगवा हो चुका है। हाँ, मेरी शक्ल उससे जरूर मिलती है। इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक सफर पर चलना होगा। एक ऐसे सफर पर जहां तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ध्रुव जैसे दिखते उस बच्चे की बात सुनकर विशाखा सोच में पड़ गई। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, समय हाथ से निकला जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आने से पहले मुझे विश्वास को इसकी जानकारी देनी होगी। वो यहाँ आने के लिए होटल से निकल चुके हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ नहीं देखा तो परेशान हो जाएंगे। तो फिर तुम रुको, तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। विशाखा के ऐसा कहते ही उस बच्चे ने उसका हाथ लिया। वो एक बार फिर शिखा बन चुकी थी। अपने डर पर उसने काबू पा लिया था। वो बच्चा शिखा को लेकर उस पेंटिंग के अंदर चला गया जिसमें से वो बाहर आया था। पेंटिंग के अंदर जाते ही बंगले के बाहर कार के रुकने की आवाज आई। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। देखते ही देखते विशाखा उस बच्चे के साथ पेंटिंग्स में गायब हो गई थी। शेखर दौड़ता हुआ बंगले में अंदर घुसा था, लेकिन तब तक विशाखा जा चुकी थी। विशाखा, कहाँ हो तुम? शेखर बुरी तरह डरा हुआ था। वो पूरे बंगले में यहाँ वहां भागता फिर रहा था, लेकिन विशाखा उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। विशाखा प्लीज जवाब दो, कहाँ हो तुम? शेखर का ध्यान एकाएक ही उस पेंटिंग की ओर गया जो एक खूबसूरत राजकुमारी की पेंटिंग लगती थी। शिखा, अगर तुम यहीं कहीं हो तो मुझे इशारा करो, मुझे बताओ कि तुम यहीं हो। मैं और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिखा, क्या तुम यहाँ हो? उसी समय बूढ़ी औरत उस बंगले में आ गई। शेखर उसे वहां देखकर डर गया। आप यहाँ? मैं जानती थी कि तुम शेखर नहीं हो।
वो लड़की गायब हो गई ना। आपको कैसे पता कि मेरा नाम शेखर नहीं है? और विशाखा कहाँ है? मैंने इस बंगले में ना रुकने के लिए पहले ही कहा था। आत्माओं से खतरा मोल लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसे तुम दोनों जब से यहाँ आए हो कर रहे हो। आप है कौन? कैसे पता आपको इतना सब कुछ? आखिर आप हमसे चाहती क्या हैं? अपने बेटे की मुक्ति। अपने बेटे की मुक्ति? लेकिन हम आपके बेटे की मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? तुम नहीं, शिखा, वो मेरे बेटे को मुक्ति दिला सकती है। बूढ़ी औरत के मुंह से शिखा का असली नाम सुनकर शेखर परेशान हो गया। अच्छा ठीक है, आपने शिखा का नाम मेरे मुंह से सुन लिया। आपको इस बंगले के बारे में भी सब कुछ जानकारी है, लेकिन प्लीज आप मुझे बताने की मेहरबानी करेंगी कि ये सब क्या हो रहा है? शिखा कहाँ है? आप कौन है? और आपका बेटा, उसका क्या लेना देना इस सब से? बूढ़ी औरत कुछ सोच में डूब गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। विजेंद्र प्रताप नाम है मेरे बेटे का। मैं उसकी दुखियारी माँ हूँ। मेरा बेटा अपनी एक गलती की सजा आज तक भुगत रहा है और न जाने कब तक भुगतेगा। ओह, एक और नया नाम। पहले प्रेमनाथ, फिर रवि बाबू, उसके बाद सुनैना और अब विजेंद्र प्रताप। मैं इनमें से सिर्फ अपने पिता प्रेमनाथ को जानता हूँ। बाकी लोग कौन हैं, उनका जिक्र मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। तुम प्रेमनाथ के बेटे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रेमनाथ के पूरे परिवार की हत्या इसी बंगले में हुई थी। व्हाट? उसने जो गुनाह किया था उसकी सजा उसके पूरे परिवार को मिली थी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, प्रेमनाथ और सुनैना के अलावा इस बंगले से जुड़ा कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। मेरे पिता बंगले से कैसे जुड़े थे? सुनैना से उनका क्या रिलेशन? ये सब कुछ इन्हीं दोनों के साथ शुरू हुआ। प्रेमनाथ तुम्हारा पिता नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत जानते हो क्या है? वो बूढ़ी औरत ये कहते हुए एक पेंटिंग की ओर बढ़ गई। गौर से देखो इस तस्वीर को। क्या ये चेहरा तुम्हें जाना पहचाना नहीं लगता? शेखर ने उस बूढ़ी औरत के कहने पर उस पेंटिंग को गौर से देखा। पेंटिंग बहुत पुरानी और धुंधली हो चुकी थी। गौर से देखने पर भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। अगर इसकी मूंछें हटा दी जाएं और सर से पगड़ी हटाकर बाल संवार दिए जाएं तो ओह माय गॉड। शेखर ने अपना सिर पकड़ लिया था। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। आखिर इन सबके पीछे क्या राज है? शेखर बेचैन होने लगा था। क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं। झूठ, सफेद झूठ। क्या ये पिताजी की पेंटिंग है? अगर तुम्हारा मतलब प्रेमनाथ से है तो मैं बता दूं, ये वो नहीं है। मुझे लगा था तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। अगर ना जानते तो यहाँ नाम बदल कर कभी ना आते। कहो, मैं झूठ कह रही हूँ ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। यहाँ के अनजान खतरे से बचने के लिए मैंने और शिखा ने अपना नाम बदला था। मैं नहीं चाहता था कि हमें कोई भी जाने। इससे पहले कि इस सारे इंसिडेंट के पीछे की वजह हम जान सकें, मुझे डर था अगर हम अपनी असली पहचान के साथ यहाँ आते तो हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की जाती। जानना चाहते हो क्या रिश्ता है तुम्हारा इस बंगले के साथ? आखिर क्यों तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा? और ये तुम्हारी शक्ल वाले पेंटिंग में कौन है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। शिखा अब यहाँ नहीं है। उसे ढूंढने के लिए मुझे कहानी जाननी है। ये रवि बाबू है, इस बंगले के इकलौते मालिक। तुम्हारी शक्ल हूबहू रवि बाबू से मिलती है, इसलिए प्रेमनाथ जैसा पापी तुम्हारा पिता नहीं है, ये तो तय हो गया। लेकिन सुनैना का रवि बाबू से कोई बेटा नहीं था, इसलिए सवाल अब भी यही है कि फिर तुम्हारी माँ कौन है? क्या रवि बाबू ने एक से ज्यादा शादी की थी? नामुमकिन है ये। फिर रवि बाबू को गुजरे 50 साल हो चुके हैं।
तुम्हारी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं लगती। दूसरी बात, रवि बाबू सुनैना से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश थे वो दोनों। कम से कम रवि बाबू तो थे ही। प्रेमनाथ सुनैना का प्रेमी था और मेरा बेटा विजेंद्र प्रेमनाथ का दोस्त, जिसकी कीमत वो आज तक चुका रहा है। मेरी शक्ल एक ऐसे इंसान से मिलती है जिसकी मौत 50 साल पहले ही हो चुकी है। मरने वाला इंसान तो महान आत्मा ही होगा। कहीं ये शेखर कुछ कहने से पहले रुक गया। कहीं ये पुनर्जन्म की कहानी तो नहीं? पुनर्जन्म की कहानी? बूढ़ी औरत को कुछ पुरानी कहानी याद आने लगी थी। उसने शेखर का हाथ थाम लिया। मेरे साथ आओ। वो बूढ़ी औरत शेखर को लेकर एक पेंटिंग के पास आई। ये वही पेंटिंग थी जिसकी खूबसूरती की तारीफ शेखर और विशाखा दोनों कर चुके थे। क्या इसकी शक्ल तुम्हारे किसी जानने वाले से मिलती है? शेखर कंफ्यूज था। उसे बूढ़ी औरत की बात समझ में नहीं आई थी। उसने गौर से उस पेंटिंग को देखा। अगर इसे पुराने फटे कपड़े बना दिए जाएं, किसी गांव की लड़की की तरह बना दिया जाए तो? ये सू की पेंटिंग है। मैंने इस नज़र से इस पेंटिंग को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन ये पेंटिंग सू की है। सुजाता, मेरी पहली बीवी। ये कहानी किसी पहेली की तरह सॉल्व होने की बजाय उलझती जा रही है। अगर इसकी शक्ल तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी से मिलती हुई लग रही है तो फिर पहेली हल हो चुकी है विश्वास बाबू। शेखर अपना असली नाम उस बूढ़ी औरत के मुंह से सुनकर हैरान था, जबकि उसने अपना नाम उसे बताया भी नहीं था। अगर नाम छुपाने की भूल तुमने न की होती तो शिखा आज यहाँ हमारे साथ होती। मैं समझ गई तुम कौन हो और किसकी इजाजत से यहाँ आए हो। विश्वास बाबू, रवि बाबू और सुनैना की आत्मा आज आपस में टकरा रही है। उन दोनों की वजह से आज आप यहाँ हैं। रवि बाबू का पुनर्जन्म आपके रूप में हुआ, जिसे प्रेमनाथ ने गोद लिया। सुनैना का पुनर्जन्म सुजाता के रूप में हुआ, जो आपकी फिर से पत्नी बनी, लेकिन साथ नहीं रह सके। विश्वास शॉक्ड था। वो अपने आप ही आगे बोलने लगा। वो शकचुन्नी बन गई। उसने मुझे पाने के लिए शिखा का इस्तेमाल किया। हमारा बच्चा हुआ, जिसके पीछे सू पागल हो गई और दौड़ती रही। उसे अपने पाप की सजा इस तरह मिल रही थी। और अब रवि बाबू और सुनैना की आपसी लड़ाई में शिखा और ध्रुव बुरी तरह उलझ चुके हैं। अब तुम ठीक समझे। काश तुम ये बात पहले समझ जाते विश्वास बाबू। तुम्हारे सवाल का जवाब उस पेंटिंग में है बेटा, जिसमें तुम्हारी शक्ल हूबहू रवि बाबू से मिल रही है। वो रवि बाबू इंसान नहीं थे। उनकी पहचान इंसान से कहीं ऊपर उठ चुकी थी। प्यार में मिले धोखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वरना आज उन्हें पूरी दुनिया जानती। विश्वास अब भी शौक में था। अब तक के सबसे मिस्टीरियस आदमी का हमशक्ल होना उसके लिए बेहद शॉकिंग था। मेरा सर घूम रहा बुढ़िया माँ। कहीं शिखा मुसीबत में तो नहीं? मैं रवि बाबू की कहानी जानना चाहता हूँ बुढ़िया माँ। शिखा अपनी रक्षा करना जानती है। उसकी फिक्र शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए। बाबू की कहानी मैं तुम्हें उसी दिन बता चुकी होती, अगर तुमने नाम छुपाने की कोशिश नहीं की होती। तुम मुझे कोई बहरूपिया लगे, क्योंकि जिस शक्ल को मैंने 50 साल पहले देखा था, उसे दोबारा देखना इस बूढ़ी औरत के लिए छल से ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर तुम सच में रवि बाबू होते, बहुत बड़ा तूफान आ जाता। मुझे शुरू से कहानी जानी बुढ़ी अम्मा। विश्वास बाबू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू की एक एक बूंद ये बता रही थी कि रवि बाबू की कहानी सुनाने के लिए वो पिछले 50 साल से कितनी बेताब थी।
दिल्ली में उस दिन तांत्रिकों की मंडली एकजुट हुई थी। देश के कोने कोने से तांत्रिक को बुलाया गया था। एक अनजान शक्ति बहुत जल्द देश और दुनिया पर हमला करके सबसे बड़ी ताकत पाना चाहती है, इसकी आशंका थी। रवि बाबू इस मंडली के सबसे होनहार और काबिल तांत्रिक थे। उस शक्ति को समझने, उसे काबू करने और रोकने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। इसमें उनका साथ मैं दे रही थी। 70 साल की एक नाकाम तांत्रिक महालक्ष्मी। रवि बाबू मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। अपनी माँ समान माना था उन्होंने मुझे। कौन हो तुम? आखिर किस मकसद से इधर आने वाली हो? रवि हवन कुंड के सामने बैठा बुरी शक्तियों से बातें कर रहा था। उनसे पूछ रहा था कि आखिर कौन महाशक्तिशाली पावर है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। रवि के सामने अंधेरी दुनिया की भयानक शक्तियां अपनी हाजिरी लगा रही थीं। रवि के मंत्रों से उन्हें तकलीफ पहुंच रही थी। तभी एक बुरी आत्मा ने रवि पर हमला कर दिया। तुम सब इस तरह नहीं समझेगा। रवि ने गुस्से में हवन कुंड में घी डाला। आग भड़क उठी। बुरी शक्तियां उसके सिर के चारों ओर घूमने लगी थीं। ब्लैक स्मोक का रूप लेकर वो बुरी आत्माएं कभी रवि के कान के रास्ते अंदर घुस जाती तो कभी मुंह के रास्ते। रवि उन्हें कंट्रोल ना कर पाता, लेकिन उसकी भी जिद थी। अपने मंत्रों की शक्ति से वो उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर देता। तभी उसकी विधि के बीच अम्मा आ गई। बस करो अब, किसी दिन कोई बुरी आत्मा तुम्हें यहाँ से उठा ले जाएगी। अरे अम्मा, तुम टेंशन क्यों लेती? हमारी शक्तियाँ तुम नहीं जानती। हम ऐसा कुछ नहीं होने देगा। तुम्हारी शक्तियों पर मुझे भरोसा है रवि, लेकिन ये शक्ति कोई आम शक्ति नहीं है। उसे तुम जानते नहीं। ये भी नहीं मालूम कि वो शक्ति किस रूप में है, कितनी शक्तिशाली है और क्या तांडव कर सकती है। बिना अपने दुश्मन को जाने उस पर हमला करना समझदारी तो नहीं। ठीक है अम्मा, हम पहले उसको समझाने की कोशिश करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, उस पर हमला नहीं करेगा। ऐसा कुछ करेगा कि वो हमें अपना दुश्मन समझे। आप खुश है ना अम्मा? हाँ, और अब घर जाकर बहू को भी थोड़ा टाइम दे। सारा दिन आग के सामने बैठकर न जाने किस शैतान को भगाता रहता है। मैं कोई आम तांत्रिक नहीं है अम्मा, मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट कम तांत्रिक है। बिना साइंस के मैं कोई भी विधि नहीं करता। अब आप कहती है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेकर घर जाएगा। रवि घर जाने की तैयारी करते हुए बोला। वो अक्सर महालक्ष्मी से बंगाली टोन में बात करता था। रवि बाबू का बंगला दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में था। बंगला इतना शानदार था कि उसके सामने व्हाइट हाउस भी फीका लगता। रवि बाबू उस बंगले की कीमत 5 करोड़ बताते थे, जो आज के समय में 50 करोड़ के आसपास पड़ता है। इस आलीशान भव्य बंगले में अब तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। रवि अपनी पत्नी सुनैना के साथ उस बंगले में अकेले रहता था। नौकरों की भीड़ थी, लेकिन सुनैना उनमें अपनापन नहीं ढूंढ पाती थी। सुनैना 35 साल की एक खूबसूरत महिला थी। रवि बाबू से उसकी शादी 15 साल पहले हुई थी। वो एक पढ़ी लिखी, गुस्सैल और एरोगेंट वुमन थी। कई बार रवि उसे भी समझा पाता था। अपने रूम से बाहर आते ही वो रवि को ताने सुनाने लगी। ऐसा है रवि बाबू, आप इस बंगले को बेच दे और इसका पैसा किसी अनाथ आश्रम में दे दे। आपको यहाँ किसी दिन मेरी लाश मिलेगी। सुनैना ने रवि के आते ही उसे ताने सुनाने शुरू कर दिए। रवि बाबू के पास सब कुछ था, लेकिन संतान की कमी की वजह से घर में अक्सर अशांति रहती थी, जिसका ताना उसे सुनना पड़ता था। रवि कभी भी सुनैना की ऐसी बातों से नाराज नहीं होता था। अच्छा ठीक है, मैं एक दिन ये बांग्ला भी बेच दूंगा, लेकिन फिर हम रहेंगे कहाँ? फुटपाथ पर रह लेंगे। कम से कम इस बंगले का सन्नाटा तो वहाँ नहीं होगा। अरे अरे इतना नाराज क्यों होती हो? अब मैं क्या करूं अगर मेरे काम की वजह से तुम घर में अकेली रहती हो? अरे मैं आमतौर पर 14 घंटे घर पर रहता तो हूँ। दिन के 10 घंटे मैंने तुम्हें इस बांग्ले में बंद करके नहीं रखा। तुम चाहो तो कहीं भी आ जा सकती हो। रवि जब उदास हो गया तो सुनैना ने उसे और कुछ नहीं कहा। किसी दिन सच में चली गई तो? अच्छा,
तो शाम तक लौट आना। वैसे आजकल किस भूत के पीछे पड़े हुए हो? अरे भूत नहीं, भूतनी। इस बार खतरनाक भूतनी से पाला पड़ा है। भूतनी? हाँ, किसी शाकचुन्नी का। अभी रवि और सुनैना हॉल में खड़े बातें कर ही रहे थे कि प्रेमनाथ उनके कमरे से बाहर आया। रवि उसे देखकर चौंक उठा। प्रेमनाथ रवि को वापस घर आया देखकर बुरी तरह डर गया। रात के 11 बज रहे थे। प्रेमनाथ रवि को वापस घर आया देखकर बुरी तरह डर गया। प्रेमनाथ, तुम यहाँ सो? रवि ने सुनैना की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। रवि, दरअसल कमरे का पंखा खराब हो गया है। मैंने ही प्रेमनाथ बाबू को यहाँ बुलाया था। प्रेमनाथ, पंखा ठीक हो गया? प्रेमनाथ 26 साल का एक नौजवान आदमी था। उसकी शादी दिल्ली की एक लड़की से 5 साल पहले हुई थी। अपना घर छोड़कर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो बंगले के सामने वाले घर में रहता था। दूसरे की चापलूसी करना उसका पेशा था। किसी ना किसी बहाने वो बंगले में रुका रहता था। कभी कभी उसके बच्चे भी आ जाया करते थे। रवि ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उसे अपने पर्सनल रूम से बाहर आते देख उसके होश उड़ गए थे। पंखा ठीक हो गया सुनैना जी, और अच्छा हुआ जी आपने मुझे बुला लिया। ये पंखा किसी भी दिन नीचे गिर जाने वाला था। क्या मतलब? पंखा पुराना हो चुका है, जंग की वजह से कमजोर भी हो चुका है। मैंने जंग लगा हिस्सा हटाकर नया लगा दिया है। चलो, ये अच्छा किया। प्रेमनाथ, क्या आजकल तुम आधी रात को भी काम कर रहे हो? पापी पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता रवि साहब। आप ठहरे बड़े आदमी, हम छोटे लोगों की समस्या आप क्या समझे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रेमनाथ। तुम कल हमसे मिलो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, आसान काम, जिसके लिए तुम्हें आधी रात को किसी के कमरे में जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर तब जब किसी की पत्नी घर में अकेली हो। रवि ने ये बात आज की घटना की ओर इशारा करते हुए कही। प्रेमनाथ को ये बात बुरी लगी थी। उसकी आंखों की लाल धारियां और गहरी हो गईं। तुम भी किन बातों में लग गए रवि? प्रेमनाथ मजाक कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट पर वो यहाँ आया, बाकी वो सिर्फ दिन में काम करता है। अरे यही तो दिक्कत है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट करने पर वो आ गया। तुम कुछ कह रहे हो रवि? अब नहीं, वो पंखा ठीक हो गया, ये अच्छी बात है, वरना पूरी रात गर्मी में सोना पड़ता। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था सुनैना जी। प्रेमनाथ इतना कहकर वहां से चला गया। रवि और सुनैना भी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? उसे बुरा लग गया है। सुनैना 2 बच्चों का बाप है वो। उसे इतना समझना चाहिए कि काम के वक्त काम होता है और क्वालिटी टाइम का मतलब क्वालिटी टाइम होता है, जिससे अपना परिवार के साथ बिताना चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए परिवार का होना भी जरूरी है रवि। सुनैना इतना कहकर आगे बढ़ गई। पीछे खड़ा रवि उसे चुपचाप देखता रह गया। साला मुझे काम देने की बात करता है, इससे तो मैं एक दिन मजा चखाऊंगा। उस रात रवि को नींद नहीं आई थी। शाकचुन्नी के अस्तित्व ने उसे परेशान करके रख दिया था। रात के वक्त जब रवि अपने रूम में सो रहा था, तब उसे कुछ सीन दिखाई दिए। वो घबरा कर उठ बैठा। सुनैना की नींद भी खुल गई। क्या हुआ रवि? रवि पसीने से तरबतर था, उसके होश उड़े हुए थे। सुनैना ने उसे पीने के लिए पानी दिया। आज दिन बहुत भारी था सुनैना। जब से मुझे शाकचुन्नी के बारे में पता चला है, तब से मैं परेशान हूँ। मुझे डर है मैं उसे आने से नहीं रोक पाऊंगा। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? हाँ सुनैना, शाकचुन्नी आने वाली है। वो लोगों का खून अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पीने वाली है। उसकी ये प्यास कभी नहीं बुझेगी सुनैना। रिलैक्स, काम डाउन। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे रोक लोगे। आज तक तुम्हारे हाथों से कोई भूत पिशाच नहीं बच सका, तो फिर ये शाकचुन्नी क्या चीज है? लेकिन सुनैना, ये दूसरे भूतों और पिशाचों से अलग है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, और आज तक मैंने कभी किसी भी सोल को लेकर इतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन इस शाकचुन्नी ने तो मेरे होश उड़ा के रखे हैं। सुनैना रवि का सिर सहलाने लगी। सुनैना, मुझे लगता है वो मेरे पीछे पड़ चुकी है। मैंने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
क्या मतलब है तुम्हारा? आज मैंने उस शाकचुन्नी की आत्मा को काबू करने की कोशिश की थी। मैंने कई बुरी और काली आत्माओं से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी उसका पता नहीं था। मुझे लगता है उनमें से ही किसी ने शाकचुन्नी को मेरे बारे में बता दिया है। ये तो बहुत भयानक है। रवि, तुम्हें होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर ये सच है कि वो शाकचुन्नी तुम्हारे पीछे पड़ गई है तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि वो इतनी पावरफुल नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अगर पहुंचा पाती तो तुम्हें यूं डराती नहीं। नहीं सुनाई ना, बात कुछ और है, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने अपने और अपने घर के चारों ओर रक्षा कवच बांध रखा है। बुरी से बुरी और खतरनाक शक्तियां भी इस कवच को नहीं तोड़ सकती। आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि वो रक्षा कवच अब टूट चुका है। रवि की बात सुनकर सुनैना डर गई। उसे एहसास हो गया था कि रवि का डर कितना सच है। अगली सुबह गुस्से में बौखलाया प्रेमनाथ विजेंद्र के घर पहुंचा। विजेंद्र, जल्दी मेरे साथ बंगले पर चलो, तुमसे कुछ काम है। प्रेमनाथ को गुस्से में देखकर विजेंद्र शॉक्ड रह गया था। क्या बात है प्रेमनाथ, तुम इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है विजेंद्र। इस रवि को तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं उससे छुपकर और डर कर नहीं रहना चाहता। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि आगे क्या करना है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे पूरी बात तो समझाओ। कल रवि ने मुझे आईना दिखाया है विजेंद्र। उसने मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा है जिसे मैं तब तक नहीं भूल सकता जब तक कि उसे अपने पैरों तले कुचल ना दूं। प्रेमनाथ की बात सुनकर विजेंद्र ने उसे इस समय समझाना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप जाकर उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। रास्ते में भी प्रेमनाथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अगर मैं तुमसे अपने एक काम के लिए साथ मांगूं तो क्या तुम मना कर दोगे विजेंद्र? विजेंद्र प्रेमनाथ के इस सवाल को सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि प्रेमनाथ आखिर उसका किस काम में साथ चाहता है। तुम आखिर मेरा किस काम में साथ लेना चाहते हो प्रेमनाथ? साफ साफ बताओ ताकि मैं भी समझ सकूं कि इसमें कितना रिस्क है। तुम्हारा साथ देने से मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भी कुछ चीजें सोचनी पड़ती है और फिर तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं रवि का खून करना चाहता हूँ। प्रेमनाथ ने बिना हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात विजेंद्र को बताई तो विजेंद्र को लगा जैसे वो ठीक से सुन नहीं सका हो। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुमने रवि बाबू की हत्या करने की बात कही है? मैं ठीक से सुन नहीं सका। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है विजेंद्र। आज की रात मैं रवि बाबू का खून करने वाला हूँ। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं जानता था एक ना एक दिन ये होने वाला है। आखिर उस बंगले में तुम्हारा आना जाना रंग दिखाने लगा है। ये सब कुछ तुम उस सुनैना के लिए कर रहे हो ना? प्रेमनाथ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा, लेकिन रवि बाबू का खून करना और अपनी खुद की फैमिली को बर्बाद कर देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। अगर तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा तो तुम्हें ना सुनैना मिलेगी, ना वो शानदार बंगला मिलेगा, और ना ही तुम्हारी फैमिली अपनी रह जाएगी। ये सब कुछ सोच समझकर तुम आगे बढ़ रहे हो ना? तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो विजेंद्र। अभी मैं बंगले पर पहुंचकर सुनैना से ये सारी बातें करने वाला हूँ। तुम्हें बस हाँ में हाँ मिलाना है। तुम्हें मेरे साथ देखकर उसे भी हमारा साथ देने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विजेंद्र बुरी तरह फंस चुका था। प्रेमनाथ उसे अपने साथ बंगले पर सिर्फ इसीलिए ले जा रहा था ताकि सुनैना को यह दिखा सके कि उसकी टीम में 2 लोग पहले ही हैं, ताकि सुनैना को उसका साथ देने में परेशानी ना हो और फिर मिलकर रवि बाबू के मर्डर का प्लान तैयार कर लिया जाए। अगले ही पल उनकी बाइक बंगले के ठीक सामने रुकी। इस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। बंगले के बाहर कुछ नौकर चाकरों के अलावा और कोई नहीं था। विजेंद्र की मां महालक्ष्मी इस समय रवि बाबू के साथ लैब में थी। बंगले के बाहर थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना। किसी भी नौकर को हम पर शक नहीं होना चाहिए। प्रेमनाथ विजेंद्र को लेकर धीरे से बंगले के अंदर घुस गया। सुनैना हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। प्रेमनाथ और विजेंद्र को आते देख वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे की ओर देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या बात है विजेंद्र?
तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है सुनैना, और ना ही आज के बाद मैं यहाँ कुछ भी ठीक होने दूंगा। आज मैं यहाँ आखिरी फैसला करने आया हूँ। कैसा फैसला? पहले शांत हो जाओ और धीरे आवाज में बोलो। यहाँ और भी लोग हैं जो हमारी बातें सुन सकते हैं। सुनैना प्रेमनाथ और विजेंद्र को लेकर अपने कमरे में चली गई। कल जब रवि बाबू उछल उछल कर बोल रहे थे तब तुमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मैं उन्हें कैसे जवाब देती? क्या तुम पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं, तुम हो चुकी हो। और क्यों जवाब नहीं दे सकी तुम उसे? मैं ये सब कुछ इस बंगले के लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे इस बंगले का कोई नौकर मत समझना। रवि का गुस्सा मुझ पर मत निकालो और ये बताओ कि आखिर बात क्या है? सुनैना, आज रात मैं रवि बाबू की हत्या करने वाला हूँ। आज रात मैं रवि की हत्या करने वाला हूँ। प्रेमनाथ की आंखों में खून उतर चुका था। सुनैना उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? होश में तो हो तुम? विजेंद्र, इसे समझाओ, क्या कह रहा है ये? मैं इनके साथ हूँ सुनैना जी, और आपको भी इसमें हमारा साथ देना होगा। तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। 1 मिनट, तुम बाहर जाओ, मुझे प्रेमनाथ से कुछ बात करनी है। विजेंद्र ने सुनैना की बात सुनकर प्रेमनाथ की ओर देखा। प्रेमनाथ ने उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। उधर रवि ने शाक चुन्नी से दोस्ताना लहजे में बात करने का प्लान बना लिया था। कल रात के इंसिडेंट से वो अब भी परेशान था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रवि। अगर तुम उससे प्यार से पेश आओ तो बात बन सकती है। मैं कोशिश करता हूँ अम्मा, लेकिन उसकी शक्तियों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये दूसरी आत्माओं से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। ये इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। उससे संपर्क करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। महालक्ष्मी ने इतना कहकर रवि को रूम में अकेला छोड़ दिया। रवि ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया था। मंत्रों के जाप से हवन कुंड की आग भड़क चुकी थी। रूम का एटमॉस्फेयर बुरी आत्माओं और काली शक्तियों से घिर चुका था। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं समझता हूँ हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं और आपकी समस्याओं को एक दूसरे की मदद से दूर कर सकते हैं। मैंने कल रात तुम्हें बांग्ले के आसपास महसूस किया था। अगर तुम मेरे आसपास हो तो फिर सामने क्यों नहीं आती? रवि ने जितना हो सके उतने प्यार से उस आत्मा को बुलाया। ये एक खतरनाक स्टेप था जो रवि के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। उस बुरी आत्मा की शक्तियों के आगे मजबूर होकर रवि ने ये कदम उठाया था। शक्तिशाली और काली शक्तियों पर अकेला राज करने वाला रवि आज एक बुरी आत्मा की ओर अपना हाथ दोस्ती के इरादे से आगे बढ़ा रहा है। क्या ये सच है? शाक चुन्नी की आवाज सुनकर रवि के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था एक बार में ही उसे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सच है। मैं तुमसे दुश्मनी करने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता। ये मैंने कल यहाँ से जाते ही सोच लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बांग्ले के अंदर तुम्हारी मौजूदगी का पता चला। मेरा इरादा और पक्का हो गया। उसकी कीमत तुम चुका पाओगे? अगर तुम अपना इरादा बदल दो तो जरूर। अगर तुम अपनी ताकत बढ़ाना रोक दो तो मैं हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। देखते ही देखते हॉल के अंदर अंधेरा छाने लगा था। पूरा हॉल काले धुएं से भर गया। हवन कुंड की आग बुझ चुकी थी और सामने शाक चुन्नी की आत्मा रवि को घूरती हुई खड़ी थी। जले हुए लाल जोड़े में खड़ी शाक चुन्नी का आधा चेहरा जलकर खत्म हो चुका था। हड्डियों के आर पार दिखाई दे रहा था। बचा हुआ चेहरा भयानक रूप से जला हुआ था। रवि एक बार के लिए सहम गया, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया। मुझे तुम्हारा खून चाहिए, पूरा का पूरा खून एक बार में।
रवि बुरी तरह डर गया। शाकचुन्नी का इरादा उसे मार डालने का था। एक बार अगर रवि शाकचुन्नी का शिकार हो जाता तो फिर वो अपनी मनमानी किसी भी तरह कंटिन्यू रख सकती थी। नहीं। क्या हुआ रवि, तुम चीखे क्यों? रवि सपना देख रहा था। महालक्ष्मी की आवाज सुनते ही वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। अरे अम्मा, तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम फिर कोई बुरा सपना देख रहे हो? अम्मा, वो शाकचुन्नी मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। काल रात से मैं उसे अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। तभी रवि के कुछ साथी जासूस हवन कुंड के आसपास आकर घूमने लगे। कहो, क्या बात है? रवि के इतना कहते ही हवन कुंड में कुछ धुंधली तस्वीरें चलनी शुरू हो गईं। 2 लोग मिलकर किसी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे, उसे मार रहे थे और वो चीख न सके इसलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था। बगल में खड़ी एक स्त्री उस टॉर्चर पर खुश हो रही थी। ये क्या है रवि? अम्मा, ये मेरे साथी भविष्य के कुछ दृश्य मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग और कौन है और किसे इतना टॉर्चर कर रहे हैं। महालक्ष्मी ने गौर से उस दृश्य को देखना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। समझ में नहीं आता ये शाकचुन्नी दोस्त है या दुश्मन, या फिर दोस्ती करने का नाटक चाहती है। जो भी हो, उसके दिमाग में कोई बहुत खतरनाक खेल चल रहा है जिसे हमें समय रहते जानना होगा। क्या तुम्हारे साथी तुम्हारी और मदद नहीं कर सकते? क्या उनका बस इतना ही काम था कि वे तुम्हें आने वाले बड़े संकट के बारे में बताएं? आखिर वो संकट कहाँ है और उसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में वे क्यों नहीं बताते? क्या पता इस इशारे से वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। मेरे साथी मुझे अक्सर इसी तरह आने वाली घटना की जानकारी देते हैं। मुझे इसे डिकोड करके समझना पड़ता है। मुझे ये पता लगाना होगा कि ये 2 आदमी कौन थे और वो स्त्री कौन थी। हो ना हो इस घटना का संबंध जरूर शाकचुन्नी से होगा। रवि, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। मुझे डर है कहीं ये शाकचुन्नी तुम्हारे परिवार पर हमला न कर दे। सुनैना वैसे ही बंगले पर अकेली रहती है। अकेले रहने वालों पर इस तरह का साया जल्दी हमला करता है। ये अच्छा याद दिलाया आपने अम्मा। मुझे बंगले के चारों ओर रक्षा कवच फिर से बनाना है। कल रात जिस तरह मैंने अपने आसपास काली शक्तियां महसूस की है, इससे सुनैना के ऊपर हमला होने का खतरा हो सकता है। इधर रवि सुनैना के चारों ओर रक्षा कवच बनाने की बात कर रहा था, उधर सुनैना प्रेमनाथ को अकेले में कुछ बताने जा रही थी। क्या बात है सुनैना, तुमने ऐसा क्या कहना है जो तुमने विजेंद्र को बाहर भेज दिया? विजेंद्र के बाहर जाते ही सुनैना भागकर प्रेमनाथ के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। तुम पिता बनने वाले हो प्रेमनाथ। What? जिस चीज का मुझे पिछले 15 साल से इंतजार था वो मुझे मिल गया प्रेमनाथ। लेकिन ये कैसे? क्या मतलब कैसे? वैसे ही जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हुए हैं। प्रेमनाथ के पसीने छूटने लगे। वो अपने माथे का पसीना जल्दी जल्दी पोंछने लगा। क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रवि को जान से मारने की बात कर रहे थे। मेरी प्रेगनेंसी की बातें सुनते ही पसीने छूटने लगे। सुनैना, कह दो कि ये झूठ है। ऐसे कैसे कह दूं? मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देती, लेकिन इसी वजह से तुम्हें नहीं बताई कि तुम इसे सुन नहीं सकोगे। आज तो पार्टी होगी। पागल मत बनो सुनैना, रवि तुम्हें जान से मार देगा। तुम उसे क्या जवाब दोगी? कह दूंगी मैं उसे प्रेग्नेंट हूं। और वो मान जाएगा? मैं कहूंगी तो क्यों नहीं, जरूर। प्रेमनाथ सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पर वो कैसे रिएक्ट करे। अगर उसे शक हो गया तो तो अभी जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे उसे पूरा कर देना, रवि का खून कर देना और उसकी लाश को यमुना में ले जाकर बहा देना। क्या हुआ? हालत खराब हो गई? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ प्रेमनाथ। तुम रवि को छू भी नहीं सकते, लेकिन उसका खून करने की बात कर रहे हो।
अगर मैंने तुम्हें रवि का दर्जा दे दिया तो क्या तुम रवि बन जाओगे? नहीं प्रेमनाथ, चाहे रवि मुझे बच्चा ना दे पा रहे हो, लेकिन उसके सामने तुम अभी भी बच्चे हो। सुनैना के मुंह से अपनी बेइज्जती और रवि की तारीफ सुनकर प्रेमनाथ फिर बौखला उठा। क्या कहा तुमने? तुम अपने आप को क्या समझने लगी हो? मैं क्या यहां सिर्फ तुम्हें बच्चा देने के लिए आता था? सुनैना, ये बंगला मुझे मिलेगा। बच्चे के जन्म लेते ही ये बंगला उसका हो जाएगा। उसका यानी कि रवि और तुम्हारा। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, अगर मैंने सचमुच रवि को बता दिया कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं किसी और का है तो? जाओ कह दो रवि मुझसे प्यार करता है। मैं अगर उससे माफी मांगूंगी तो वो मुझे तुरंत माफ कर देगा। उसे मनाना मुझे आता है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानते हो। रवि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके कुछ करने से पहले ही मैं उसे जान से मार दूंगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। जब आखिर में तुम्हें रवि की जान लेनी ही है तो फिर इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत है? उसे खत्म कर दो, फिर हम दोनों इस बंगले में मजे से रहेंगे। मैं इस बच्चे को पैदा नहीं होने दे सकता सुनैना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती सुनैना। दुनिया की नजरों में ये रवि का बच्चा होगा। ऐसे में बंगला उसके नाम हो जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। प्रेमनाथ, क्या तुम इस बच्चे की जान लेने की बात कर रहे हो? हाँ। सुनैना ये सुनकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। उधर हवन कुंड के सामने बैठा रवि ये सारा नजारा देख रहा था। महालक्ष्मी उसकी ओर देखकर शॉक्ड थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रवि का चेहरा अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया। क्या हुआ रवि? तुम्हारे चेहरे का भाव एकदम बदल क्यों गया? अम्मा, धोखा हुआ है, बहुत बड़ा और भयानक धोखा। अम्मा, धोखा हुआ है, बहुत बड़ा और भयानक धोखा। रवि अपनी शक्तियों की मदद से उसके पास हो रही हलचल को देख रहा था। क्या बात है रवि? किसके साथ धोखा हुआ है? अम्मा, प्यार में धोखा। किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है। एक मर्डर होने वाला है शहर के अंदर। किसी आदमी की हत्या उसकी ही पत्नी के हाथों होने वाली है। ये तुम क्या कह रहे हो रवि? मैं उनकी बात पूरी तरह नहीं सुन सका, लेकिन बांग्ले के चारों ओर रखा कवच बनाते समय मुझे एक धुंधली तस्वीर दिखी। मर्डर प्लान की तस्वीर। रवि, शांत हो जाओ। मुझे लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हारा ज्यादा देर तक इस चुड़ैल के पीछे पड़े रहना ठीक नहीं है। वो तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। मेरी शक्तियां मुझे कभी गलत चीज नहीं दिखाती अम्मा। मैं इस बारे में पता लगा कर रहूंगा। इसे इग्नोर करना खतरनाक होगा। मर्डर का संबंध सीधे शाकचुन्नी से हो सकता है अम्मा। अब तक उसने नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत नहीं की है। इसका साफ मतलब है कि वो किसी प्लान के तहत काम कर रही है। उसके और हमारे बीच एक दीवार है जिसे गिरने के बाद ही उसकी काली शक्तियों का प्रकोप शुरू होगा। क्या तुम्हें शाकचुन्नी दिखाई दी रवि? हाँ माँ, ये शाकचुन्नी बांग्ले के आसपास ही अपना डेरा डाले हुए है। मैंने अपना जाल बिछा दिया है। जैसे ही वो बांग्ले में घुसने की कोशिश करेगी, मैं उसे कैद कर लूंगा। चलो, ये अच्छा हुआ। लेकिन क्या बंगले के अंदर किसी के मर्डर होने की आशंका है? हाँ माँ, बांग्ले के आसपास काली शक्तियाँ इकट्ठा हो चुकी है। आप यहाँ का काम संभालिए, मुझे तुरंत बंगले पर पहुँचना होगा। रवि तुरंत वहां से बंगले की ओर निकल गया। उधर शाम के करीब 7 बजे प्रेमनाथ विजेंद्र से उसके घर पर मिला। सुनैना रवि की हत्या के लिए हमारे प्लान में शामिल हो चुकी है। यही तो तुम चाहते थे। इसमें दुखी होने की क्या बात है? रवि की हत्या से अब मुझे वो नहीं मिलेगा जिसके मिलने की उम्मीद आज दोपहर तक मुझे थी। वो 5 करोड़ का बंगला? हाँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सुनैना माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, उस बंगले का वारिस पैदा होने वाला है। क्या वो बच्चा
रवि बाबू का है प्रेमनाथ? क्या फर्क पड़ता है, मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। प्रेमनाथ ने विजेंद्र को बताया नहीं, लेकिन उसके सामने ये बात जाहिर हो चुकी थी कि सुनैना के पेट में पल रहा बच्चा रवि का नहीं है। कितना टाइम है अभी? 3 महीने। रवि बाबू को यह बात पता है? नहीं, और पता चलनी भी नहीं चाहिए। सुनैना ने कहा है अगर आज रवि का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो उसे कल बच्चे के बारे में बता देगी। इसका मतलब जिसे हम अपनी मर्जी से करने वाले थे उसे अब मजबूरी में करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही है। रवि को इस बच्चे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वो मुझे जान से मार डालेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? रवि बाबू को पता चले उससे पहले बच्चे को। बकवास बंद करो अपनी। विजेंद्र बच्चे की हत्या करने की बात कर रहा था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रेमनाथ ने उसे रोक दिया। रवि बाबू की हत्या आज होगी। उसकी मौत के बाद मैं अपना परिवार लेकर बंगले में आ जाऊंगा। लड़के के 18 साल के होने से पहले मैं सुनैना को भी ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन पूरी तैयारी करने के बाद। अब तक मैंने सुनैना को प्यार किया था, लेकिन आज उसने मुझे ऐसी बात कह दी कि अब वो प्यार नहीं रहा। मैं उस बंगले में रहने वाले एक एक इंसान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या प्लान है? कैसे करने वाले हो तुम ये सब? आज रात हमें बंगले के अंदर चोरी छुपे घुसना है। सुनैना इसमें हमारी मदद करेगी। रात में जब विजय सो रहा होगा तब हम बिना किसी शोर शराबे और हलचल के उसका खून कर देंगे और उसकी लाश को बहती यमुना में विसर्जित कर देंगे। अभी प्रेमनाथ ने इतना कहा ही था कि महालक्ष्मी वहां आ गई। उसने दोनों की ओर घूर कर देखा। चलता हूं दोस्त, बहुत काम अभी बाकी है, बाद में मिलते हैं। महालक्ष्मी को देखते ही प्रेमनाथ वहां से चला गया। किसे बहती गंगा में विसर्जित करने की बात कर रहा था ये? विजेंद्र बुरी तरह डर गया। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ ने उसकी और प्रेमनाथ की बात तो नहीं सुन ली। वो माँ, अगले महीने दुर्गा पूजा है ना, उसकी बात कर रहे थे। हाँ, आखिरी दिन के प्लान के बारे में बात चल रही थी। उसके चेहरे के भाव भगवान को विसर्जित करने वाले नहीं थे। फिर किस चीज को विसर्जित करने वाले भाव थे उसके चेहरे पर? आप ही बता दीजिए। ये तो तुम मुझे बताओ। बाकी मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगी, इस प्रेमनाथ का साथ छोड़ दो, खुश रहोगे। इसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, ये तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम भी बेकार में इतना सीरियस हो रही हो माँ। सब ठीक है, वो मेरा दोस्त है और इसलिए मेरा उसके साथ उठना बैठना है। मेरा नुकसान हो ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन मुझे आसार कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं बेटा। पिछले कुछ समय से परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। रवि बाबू को डर है कि कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ होने वाली है, जिसके बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। एक अनजान शक्ति तेजी से सब कुछ बर्बाद कर देने के इरादे से इस ओर आ रही है। आप भी ना माँ, कहाँ उस रवि की बात को लेकर बैठ जाती हो। वो पागल है, अपना धंधा चलाने के लिए कुछ भी ऊटपटांग करता रहता है। उसकी अपनी मजबूरी है। अगर वो ऐसा ना करे तो फिर उसे पूछेगा कौन? तमीज से बात करो। मैं रवि को तब से जानती हूँ जब वो छोटा बच्चा था, जब उसके पिता तांत्रिक थे और वे सब कुछ संभालते थे। अगर वो इतना सब कुछ कह रहा है तो कोरी बकवास नहीं होगा। हालांकि मैंने आज शाम को ही उसे समझाकर बंगले पर भेज दिया। चिंता की बात है, लेकिन चाहे वो जितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्यों न हो, लेकिन अपने पिता से वो अब भी काफी पीछे है। तो और क्या बताया उसने तुम्हें? किसी की हत्या होने वाली है बहुत जल्द। किसी के धोखे का अंजाम बहुत बड़े संकट का रूप लेकर हम सब पर टूट सकता है। हत्या की बात सुनकर विजेंद्र के कान खड़े हो गए। उसके माथे पर पसीना आने लगा। जिसका प्लान अभी अभी कुछ सेकंड पहले प्रेमनाथ के साथ मिलकर उसने डिस्कस किया था, उसका अंदाजा रवि को कैसे हो सकता था? प्रेमनाथ का साथ छोड़ दो विजू बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम पर भी कोई मुसीबत आए। विजेंद्र डरा हुआ था। उसने अपनी मां की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उधर रवि भी सुनैना को यही बता रहा था।
मैंने बंगले के चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिया है सुनैना। अब बंगले के आसपास कोई भी बुरी शक्ति भटकने का नाम नहीं लेगी। ये कब किया तुमने? ऑफिस में बैठे बैठे ही? हाँ सुनैना, अगर मुझे किसी जगह की वास्तु का ज्ञान हो तो मैं उसे कहीं से भी रक्षा कवच से बांध सकता हूँ। ये तो गजब का टैलेंट है तुम में रवि। हाँ, लेकिन इस टैलेंट ने ही मुझे परेशानी में डाल रखा है सुनैना। पता नहीं आज क्या हुआ। क्या हुआ? अरे जिस समय मैं रक्षा कवच मंत्रों का जाप कर रहा था ना, ठीक उसी समय मुझे कुछ अजीब दृश्य दिखाई दिए। किसी की हत्या का दृश्य। What? हाँ, एक निर्दोष आदमी की हत्या 2 लोग मिलकर कर रहे थे, जिसमें शायद उसकी पत्नी भी शामिल थी। सुनैना बुरी तरह डर गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। जुबान से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उस बेचारे की हत्या बड़ी दर्दनाक तरीके से कर दी गई। ऐसा लगता है जैसे उसे पिछले जन्म का कोई बदला लिया जा रहा हो। उस दृश्य को मैंने जब से देखा है, मेरा दिमाग उधर से हट नहीं पा रहा। और क्या देखा तुमने? क्या उनकी शक्ल और वो जगह तुम नहीं पहचान सके? नहीं, काश देख पाता। अगर देख पाते तो? अगर देख पाता तो अब तक वो लॉकअप में होते। मैं उसे रंगे हाथों पकड़कर सलाखों के पीछे ले जाता। सुनैना अब घबराहट से उठ खड़ी हुई। उसका दिल बेचैन होने लगा था। ये हत्या सत्या की बातें छोड़ो, खाना लगा दिया है, चलकर खा लो। रवि ने अचानक सुनैना के बदले हुए इस रूप को देखा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या बात है। रात के करीब 12 बजे बंगले के बाहर एक काला साया चक्कर लगा रहा था। वो बंगले के करीब आना तो चाहता था, लेकिन रक्षा कवच की वजह से आ नहीं पा रहा था। रवि अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से उसकी नींद खुल गई। शाकचुन्नी। रवि जल्दी से बंगले के बाहर आया। बंगले के बाहर ही शाकचुन्नी खड़ी थी, वही डरावना चेहरा जिसे रवि ने सपने में पहले भी देखा था। जला हुआ और भयानक कंकाल में बदल चुका शाकचुन्नी का चेहरा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अचानक से उस शाकचुन्नी ने रवि पर हमला कर दिया। रवि ने शाकचुन्नी पर हनुमान चालीसा का हमला किया। हनुमान चालीसा का असर शाकचुन्नी पर बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे सूखी लकड़ी पर घी का होता है। शाकचुन्नी बुरी तरह जलने लगी। बता यहाँ क्यों आई है? तुझे मारने आई हूँ, तुझे मारकर तेरा खून पीने आई हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू तांत्रिक है। तू मेरे मकसद के बीच सबसे बड़ा कांटा है। मैं अगर तेरे रास्ते से हट जाऊं तो तू क्या करेगी? राज करूंगी पूरी दुनिया पर। इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ाऊंगी। ये सपना देखना छोड़ दे। बाकी मैं तुझसे वादा करता हूँ, मेरी गुलाम बन जा तो मैं तुझे स्वादिष्ट खून पिलाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। रवि ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसने अपनी आंखें बंद कर एक और मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते शाकचुन्नी गायब हो गई। आज तक कोई बुरी आत्मा रवि से नहीं जीत पाई है। रात में करीब 1 बजे बंगले के बाहर 2 लोगों की हलचल हुई। रवि सो चुका था, लेकिन सुनैना की नींद पूरी तरह गायब थी। हलचल सुनकर वो बाहर आई। बाहर प्रेमनाथ और विजेंद्र थे। रवि की शक्तियां उसे चेतावनी दे रही है। उसे जल्द से जल्द खत्म ना किया गया तो फिर हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। घबराओ नहीं, सारा प्लान हो चुका है। प्रेमनाथ और विजेंद्र बंगले के अंदर आकर छुप गए। दूसरी तरफ रवि परेशान होकर उठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। बेड पर सुनैना को न देखकर वो बाहर हॉल में आया। अरे सुनैना! रवि सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगा। उसने फिर सुनैना को आवाज दी। तब सुनैना किचन से बाहर आई। क्या हुआ रवि? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं, कुछ उलझन सी हो रही है। मौसम शायद खराब होने वाला है। हाँ, बारिश और तूफान के आसार हैं। मेरी भी नींद टूट गई।
तभी किचन के अंदर से कुछ खड़खड़ की आवाज आई। रवि चौंक उठा। क्या किचन में कोई है? नहीं तो शायद चूहे होंगे। आजकल किचन में बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं। आओ कमरे में चले। कल तुम्हें काम पर भी जाना है। आजकल स्ट्रेस बहुत लेते हो। आराम करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। सुनैना रवि को लेकर कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी हॉल में 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए। उनमें कीचड़ और गीली मिट्टी लगी हुई थी। रवि भागता हुआ किचन की तरफ बढ़ा। यहाँ कोई है सुनैना? हमारे घर में कोई घुस आया है। रवि जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। ये देखकर सुनैना डर गई। जैसे ही रवि ने सीढ़ियों पर पैर रखा, सुनैना ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। रवि आगे की ओर सीढ़ियों पर गिरा। उसका सिर सीढ़ी से टकराया और खून की धार चारों ओर बिखर गई। प्रेमनाथ और विजेंद्र चलते हुए वहां आ गए। अरे वाह, तुमने तो सारा काम आसान कर दिया सुनैना। रवि सीढ़ियों से नीचे आ गया था। सिर फट जाने की वजह से उसे चक्कर जैसा आने लगा था। प्रेमनाथ। रवि की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाता जा रहा था। हाँ रवि बाबू, आज मैं आपसे काम मांगने आया हूँ। बेरोजगारी ने मेरी हालत खराब कर दी है। आप मुझे काम देंगे? विजेंद्र भी पीछे से आ गया था। रवि ने नजर उठाकर उसको भी देखा। सू, तुमने ये क्यों किया? आई एम सॉरी रवि, लेकिन मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे बच्चा चाहिए था जो तुम मुझे नहीं दे सकते थे। रवि ने अपना जख्म हाथ से दबाकर उठने की कोशिश की, लेकिन प्रेमनाथ ने उसकी पीठ पर एक लात मारकर उसे फिर घुटनों के बल ला दिया। पहले नौकरी तो पक्की कर दीजिए मालिक। रवि अपने होश गंवा रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन चाहकर भी मुंह ना खोल पाता। मैं विजेंद्र, इस हरामजादे को बांध दो कुर्सी से। प्रेमनाथ के कहते ही विजेंद्र ने रवि को कुर्सी से बांध दिया। सुना है ये बुरी आत्माओं को भी अपने वश में कर लेता है। इसी का डर दिखाता है ना ये। इसे जिंदा रखने की गलती मत करो, मार दो इसे। तो इसे बोल मेरे लिए किसी आत्मा को बुलाए, मुझे इस पाप की सजा दे पाएगा ये हरामखोर। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेमनाथ? होश में तो हो। इससे पंगा मत लो प्रेमनाथ, ये बहुत खतरनाक है। अरे काहे का खतरनाक? इसकी तो मैं वो हालत करूंगा कि इसकी 7 पुश्तें थर थर कांपेंगी। प्रेमनाथ, मुझे जान से मार दो, लेकिन अपने किए पाप की सजा के लिए मुझे किसी आत्मा को बुलाने के लिए मत कहो। पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाएगी प्रेमनाथ। बकवास करता है हरामखोर। तुझे सीधी सादी मौत नहीं मिलेगी रे। तूने अभी प्रेमनाथ को जाना ही कहाँ है। अगर आत्मा बुलाने का इरादा नहीं है तो मैं कुछ मूड बनाऊं तुम्हारा। प्रेमनाथ इतना कहते हुए सुनैना के पास जाकर खड़ा हो गया। सुनैना, क्या तुमने इसे बताया नहीं कि तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है? तुम्हारी 15 साल पुरानी हसरत मैंने पूरी कर दी है। बच्चा? बच्चे की बात सुनकर रवि की आंखों में खून उतर आया। उसने सुनैना को नफरत भरी नजरों से देखा। हाँ, बच्चा मेरा और सुनैना का बच्चा। नहीं। हाँ, बोलो रवि बाबू। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये करोड़ों का बंगला और तुम्हारा बैंक बैलेंस मैं संभाल लूंगा। उस बच्चे पर कोई बोझ नहीं आने दूंगा। अब तक रवि लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन सुनैना के धोखे ने उसे कमजोर कर दिया था। तुमने ये क्यों किया सुनैना? क्या कमी रही थी मेरे प्यार में? प्यार रह ही कहाँ गया था रवि बाबू। मैं जिस प्यार को बरसों से पाना चाहती थी वो तो तुम मुझे दे ही नहीं सकते थे। जिस डॉक्टर से मुझे प्रेग्नेंट बताया था उसने ही मुझे ये बताया था कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। वो तो भला हो कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया, तब जाकर मैंने बहाना किया कि तुमने अपना इलाज करवा लिया, वरना मेरी प्रेगनेंसी की खबर तो अब तक तुम्हें मिल चुकी होती। प्रेमनाथ बाबू, मौसम खराब होता जा रहा है, जल्दी कीजिए। विजेंद्र जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म कर देना चाहता था। इसका मतलब वो दिखा देने वाली स्त्री मेरी पत्नी थी। वो 2 मर्द तुम दोनों थे। इसका अंजाम जानते हो तुम सब। जवाब में प्रेमनाथ मुस्कुराया, फिर उसने एक थप्पड़ रवि को जड़ दिया। बकवास बंद कर अपनी।
कल सुबह पुलिस स्टेशन जाकर FIR लिखवा देना कि रवि बाबू रात से घर वापस नहीं आए। परसों तक उन्हें रवि बाबू की लाश जमुना किनारे से मिल जाएगी। इससे पहले कि प्रेमनाथ या विजेंद्र कोई कदम उठाते, रवि ने काले मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र रात के अंधेरे में भयानक रूप से गूंजने लगा था। देखते ही देखते पूरा बंगला काले धुएं से घिरने लगा था। प्रेमनाथ महामृत्युंजय मंत्र सुनकर पागलों की तरह हंस रहा था। और तेज, और तेज। महामृत्युंजय मंत्र का प्रकोप। पाखंडी रवि बाबू, विजेंद्र इसे इतना मारो कि ये पूरा अपाहिज हो जाए। मैं इसे कीड़े की तरह रेंगते हुए देखना चाहता हूँ। प्रेमनाथ इतना कहकर सुनैना के साथ वहां से चला गया। रवि के मंत्रों का जाप अब भी चल रहा था। अपाहिज, अपाहिज तो तू होगा विजेंद्र। तुझे मौत नहीं मिलेगी जब तक मैं ना चाहूं। मौत से बदतर जिंदगी जिएगा तू। और तुम प्रेमनाथ जाते कहाँ हो? जरा अपनी मौत का तमाशा तो देखते जाओ। रवि खतरनाक रूप ले चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। चेहरे पर दरिंदगी ऐसी थी कि विजेंद्र के पसीने छूट गए। देखते ही देखते एक साथ दर्जनों आत्माओं ने प्रेमनाथ पर हमला कर दिया था। प्रेमनाथ चीखता चिल्लाता हुआ हॉल में यहां वहां भागने लगा। प्रेमनाथ के बाद रवि ने विजेंद्र को भी भगाना शुरू कर दिया। मेरी शक्ति देखना चाहते थे ना तुम प्रेमनाथ? मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपनी शक्ति का नमूना दिखाता रहूंगा। तुम्हें मृत्यु के बाद भी तोड़ाता रहूंगा मैं। रवि अपने मुंह से जहर उगल रहा था। उसे इस भयानक रूप में देखकर प्रेमनाथ का गला सूखने लगा था। वक्त बर्बाद मत करो, इसे जान से मार दो। सुनैना, मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मेरे विश्वास, मेरे प्यार का गला घोटा है। तुम्हें किसी भी जन्म में प्यार नहीं मिलेगा। तुम हर जन्म में प्यार के लिए भटकती रहोगी। तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हें तीनों लोकों में दौड़ाएगा। उसके पीछे तुम पागल हो जाओगी। दुनिया की सबसे बुरी आत्मा शाकचुन्नी तुम्हारे हर जन्म में दौड़ाएगी। रवि अभी सुनैना को श्राप दे ही रहा था कि महालक्ष्मी वहां आ गई। रवि, मेरे बेटे, ये तुमने क्या किया? माँ, तुम यहाँ? खबरदार जो मुझे माँ कहा। मर गई तुम्हारी माँ। मैंने तुझे कहा था इस पापी प्रेमनाथ का साथ छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। इन्हें ये श्राप जरूर मिलेगा अम्मा। नहीं बेटे, इतना बड़ा श्राप मत दो। विजेंद्र को माफ कर दो। शाकचुन्नी को आजाद मत करो। रोक लो इन बुरी आत्माओं को। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा। महालक्ष्मी के आने पर रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसने बुरी आत्माओं को वापस भेज दिया, लेकिन उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। शाकचुन्नी को आजाद होने दो माँ। उसका मकसद यही है, इसीलिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं लौट कर आऊंगा। ये सब फिर दोहरा जाएगा माँ। लेकिन तब जीत न प्रेमनाथ की होगी, ना शाकचुन्नी और ना ही सुनैना की। जीत सिर्फ मेरी होगी। मेरा इंतजार करना अम्मा। अपने बेटे को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए तुझे मेरी कहानी को, इस दिन को जिंदा रखना होगा अम्मा। जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा, तेरा बेटा इस श्राप से आजाद हो जाएगा। ए बुढ़िया, चल भाग यहाँ से। बकवास करता है ये। प्रेमनाथ, जबान संभाल कर, मेरी माँ है वो। मैं बस इतना कह रहा था कि वो फालतू में डर रही है। इस पाखंडी का काम ही है लोगों को डराना और उनसे पैसे ऐंठना। यही करके इसने और इसके बाप ने मिलकर ये 5 करोड़ का बंगला खड़ा किया है। प्रेमनाथ इतना कहकर रुका नहीं। उसने रवि पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। अम्मा को दिए वचन की वजह से उसने बुरी आत्माओं का सहारा नहीं लिया और प्रेमनाथ का सारा टॉर्चर सुनैना की आंखों में देखते हुए सहता रहा। ये टॉर्चर आधी रात के बाद तक चलता रहा। महालक्ष्मी, विजेंद्र और सुनैना किसी के भी वश में ये नहीं था कि वो प्रेमनाथ को रोक पाते। आखिरकार रवि ने बुरी तरह लहूलुहान होते हुए अपना दम तोड़ दिया। एक पाखंडी का अंत हुआ। अब मैं शायद जीवन भर बेरोजगार हो जाऊं। मुबारक हो सुनैना, अब ये बंगला हमारा है। तुम्हें बच्चा मिल गया और मुझे ये बंगला। तुम्हें क्या मिला विजेंद्र? तुमने ये पाप किस लालच में किया?
ये मेरा यार है, इसके बिना मैं इस रवि की लाश को ठिकाने नहीं लगा पाऊंगा। मैंने इसलिए इसे अपने साथ रखा है। बाकी रवि के बैंक अकाउंट में जितना भी रुपया होगा उसका आधा हिस्सा विजेंद्र के नाम। अब तो आप खुश है ना अम्मा? तुम मूर्ख हो प्रेमनाथ। जिस जंग को तुम जीता हुआ समझ रहे हो, वो जंग तुम तभी हार गए थे जब रवि बाबू का खून करने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया। रवि की शक्तियों को मैं जानती हूँ। मेरे कहने पर उसने इसी वक्त तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं किए, इसका शुक्र मनाओ तुम। महालक्ष्मी अपने बेटे के पाप का बोझ अपनी उम्र के 120वें साल तक ढोती रही।